Yes, ma'am. Sorry, ma'am, for the delay. All right, that's okay. So, everybody, this is Aditya Jain. So, this is our, as everybody know, he has qualified JEE Advanced this year with 9,000 rank, and we are very proud of you, Aditya. Congratulations. And so we are starting with the seminar. As you all know, the topic today is we'll be discussing. No, I am not be discussing. He'll be discussing, right? He'll be discussing how he has managed his class 12th with his advanced studies and what was his strategy. How did he manage everything? So you people, please listen to him first of all, and then he'll give you a chance to ask your questions. Then of course you can ask whatever you have, लिटिल क्वेरीज यू हैव कि भाई फिजिक्स को कैसे मैनेज करना है केमिस्ट्री के साथ, या किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, हो सकता है ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक्स वाई जेड, आपके दिमाग में जो भी क्वेरीज है, आप ऐसा बच्चा, आपके दिमाग में जो भी क्वेरीज हो सी, मैं वो चीज़ फील नहीं कर सकती क्योंकि अब मैं ग्रोन अप हो चुकी हूँ, आई एम योर टीचर, ठीक है, तो मैं तुम्हारे ऊपर क्या स्ट्रेस है एक लेवल तक ही समझ सकती हूँ, है ना, बाकी आदित्य ज़्यादा समझेगा क्योंकि वो उस फेज से निकला है। तो आप लोगों को कोई भी जो चीज़ फील होती है कि ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा, तो यू जस्ट ट्रीट हिम एज योर बिग ब्रदर, ही गोइंग टू गाइड यू कि कैसे सारी चीज़ें करनी है और क्या स्ट्रैटेजी रहनी है, राइट राइट आदित्य? Yes, ma'am. ठीक है, फाइन आदित्य, ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट। Yes. So, hello everyone. My name is Aditya Jain, and I have cleared JEE Advanced, JEE Mains, BITSAT paper, and NDA 3 times. And I've also secured 100 marks in my chemistry board examination. And firstly, I would like to thank Bhavna ma'am for helping me to in achieving all my NDVS and all my targets. So, firstly, I would like to tell कि जो ये टास्क है ये बिल्कुल भी एक मुश्किल टास्क नहीं है। मतलब अगर कंटिन्यूस एफर्ट हम लगाएंगे तो ये बहुत इजीली हमें अचीव हो जाएगा। क्रैकिंग जी एडवांस इज नॉट एट ऑल टफ अकॉर्डिंग टू मी। मतलब सिर्फ हमें टीचर की गाइडेंस फॉलो करनी है, जो टीचर ने बोल दिया उसको ही मानना है और सिर्फ उस पे ही चलना है। और अगर अभी मैं आपको आई शेयर सम, सॉरी आई एम वो फम्बलिंग अ बिट बट प्लीज bear with me. So I would say like to share some points which I used to in my preparation. Firstly, according to me, everyone should write and practice because I've seen it many times, and also with me that firstly, during my half-yearly examination, I didn't used to write and learn, and in my half-yearly examination, I didn't score well. So I started that, and it really helped me in my pre-boards and JEE Main January attempt. And also, a main Just a point that I minute would like आदित्य, to. sorry for disturbing you. So you are trying to say that you used to write and learn the things, right? Yes, ma'am. तो ये प्लीज एवरीबडी, आई वुड Right and रिक्वेस्ट यू, मैं practice. आप लोगों को ये पहले भी बोलती हूँ, अभी भी बोलती हूँ, और आदित्य ने भी ये बात बोल दी, आप लोग प्लीज इस चीज को अपने हैबिट में लेकर आओ कि आपको कुछ भी पढ़ना है तो वो उसे लिख लिख कर पढ़ना है ना, यही यही करता था आदित्य, तो Yes, ma'am. लिख लिख के पढ़ता था सारी Yes, चीजें। ma'am. तो ये चीज हमें एक, हाँ, आप लोग एक पॉइंट्स बना लीजिए, जो वो बता रहा है वो उसकी जो वो बात बोल रहा है ना बेटा, वो कितने, किसी भी बंदे को आप कितना भी पैसा दे दो ना, वो चीज़ वो आपको नहीं बताएगा, ठीक है, ये उसके सीक्रेट्स रहे हैं जो वो तुम लोगों के साथ आज शेयर कर रहा है। तो प्लीज़ इसे नोट करो कि सबसे पहली चीज़ कि भाई हम लिख लिख के पढ़ने की आदत डालेंगे, है ना, राइट? ठीक है आदित्य, प्लीज़। yes, ma'am. और एक मेजर पॉइंट तो मुझे वो हाईलाइट करना है कि सोशल मीडिया से ट्राई करो कि दूर रहो। मतलब अभी तक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं है और व्हाट्सएप भी आई ओनली यूज फॉर एकेडमिक पर्पसेस। तो ट्राई करो टू रिफ्रेन फ्रॉम दैट, क्योंकि वो काफी डिस्ट्रैक्ट करेगा तुम्हें अपनी प्रिपरेशन करने में। क्योंकि अभी बस 6 महीने की बात है, अगर तुम अभी पढ़ लोगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा तुम्हें आगे की 40 years ऑफ लाइफ, जो मुझे फील हुआ था 2 month बैक, और मैं काफी लेट हो गया था तब तक रियलाइज करने में। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ, इसको याद रखो कि सोशल मीडिया से दूर रहना है बिल्कुल। तो आज 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 एंड भी सारे बच्चे ये काम करने वाले हैं, जिनका भी ये फेसबुक अकाउंट है या इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसे प्लीज सारे बच्चे क्या करने वाले हैं, आज डिलीट करने वाले हैं ना आदित्य, सबको डिलीट कर देना चाहिए।
हाँ है ना? मैम, मतलब जैसे सूटेबल बिल हो। बिल्कुल आज से आप प्लीज डिलीट ही कर दीजिए, और उसे बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं है उसे इस्तेमाल करने की। और व्हाट्सएप का भी हम लोग ऐसा करेंगे ना, व्हाट्सएप नंबर आप अपने पेरेंट्स का यूज करिए। पेरेंट्स वुड बी एटलीस्ट कि वो एकेडमिक पर्पज के लिए बच्चे को व्हाट्सएप देंगे, जब लिंक आएगा तो विल शेयर द लिंक अकॉर्डिंगली, वी कैन डू इट, है ना? यस मैम। ठीक है। एंड फर्दर आई वुड ब्रिंग द पॉइंट ऑन, हाँ, कि मैंने काफी देखा है कि बच्चे मल्टीपल सोर्सेज पे रिलाय करते हैं अपनी टीचिंग करने के लिए। लाइक कि फिटजी का भी मटेरियल यूज कर लिया, कास्ट का भी मटेरियल यूज कर लिया, ट्यूशन, स्टडी, स्कूल, एवरीथिंग। आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ एक मटेरियल पे फोकस है ना, जो भी मैम भी आपको प्रोवाइड करेगी सिर्फ उसी को रहना, उसके मल्टीपल रिविजन करने हैं और लिमिटेड स्टडी करनी है। क्योंकि जितना ज्यादा आप स्टडी करते जाओगे उतनी ज्यादा चीजें कंफ्यूजन क्रिएट होता जाएगा। तो लिमिटेड स्टडी, जितना भी मैम आपको बताए या पेपर्स वगैरह दे, सिर्फ उस पर फोकस करना है। और जो भी करो परफेक्ट करो। ये नहीं कि हम एंड में अगर हमें जेई मेन या बोर्ड एग्जाम करना है तो हमें पूरा 100% सिलेबस करना है। अगर आपसे 100 हो जाए तो बहुत बढ़िया है, पर जितना भी आप करो उसे परफेक्ट करना है, ताकि उसका आप 100, अगर आपने 50% भी करा तो आप बाद में से 70% निकाल सको। तो ये की पॉइंट्स थे। और फर्दर, हाँ, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करते रहना है। ये नहीं कि अगर आपको जैसे मैथ में कोई कैलकुलस बहुत अच्छे से आता है तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मैं ये कर लूंगा, तो भी आई एम कीपिंग इट असाइड। और अपनी वीकनेसेस पे भी साथ में काम करते रहना, ताकि ऐसा कई बार ऐसा भी होता है जेई में और मैंने बोर्ड में देखा है कि जैसे कोई भी चैप्टर है XYZ आपको सबसे ज्यादा आता है तो उससे मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए, और जो चैप्टर आपने छोड़ दिया उससे सबसे इजी क्वेश्चंस आ गए। इसलिए आपको जो आपकी वीकनेस वाले चैप्टर है उन्हें भी कवर करते चलना है और स्ट्रेंथ पे भी काम करना है, ताकि वो ना हो अच्छा आप ओवर आदित्य, कॉन्फिडेंट एक तो। चीज प्लीज बच्चों के साथ ये चीज शेयर करो कि जैसे जो चैप्टर इन्हें बहुत पसंद है, मैं ऐसा फील करती हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, दे यूज टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू दैट चैप्टर। और जो चीज जैसे केमिस्ट्री में मुझे पता ऑर्गेनिक आधे से ज्यादा को नहीं पसंद है ना, तुझे भी नहीं पसंद थी अपने टाइम हाँ। पे, है ना? भी ऑर्गेनिक यस नहीं मैम। पसंद तो वो उनसे उससे भागते हैं, उससे डरते हैं, उसको नहीं करना। ठीक है, तो ये जरा थोड़ा सा इनको तमीज से समझा, एकदम आराम से अच्छे से समझा कि कैसे इसको मैनेज करे। जो चीज नहीं अच्छी तो पर करनी तो है ना, ऑप्शन नहीं है ना भाई। हो सकता है किसी को केमिस्ट्री ना पसंद हो, बट ऑप्शन है क्या कोई? नहीं है ना, करना तो पड़ेगा। तो अब तू जरा समझा कि तू कैसे करता था, तेरे को जो चीज नहीं पसंद थी तो उसको भी कैसे कर लेता था। जैसे मैम ने भी बताया कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद नहीं थी, तो मैं क्या करता था, जैसे आई एलोकेटेड 3 hours फॉर केमिस्ट्री डेली, तो मैं 2 hours उस पर रखता था ऑर्गेनिक पे, क्योंकि मुझे पता था ऑर्गेनिक इज द मेजर पोर्शन दैट इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कंपटीशन। तो उसको तो हार्ड करना है। ऐसी जैसे इनऑर्गेनिक या फिजिकल जो भी आपको लगता है, मैक्सिमम टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा, ताकि आपको उस पर ग्रिप आ जाए, भले ही आपको पसंद है या नहीं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको वो मार्क्स पे डिपेंड हो रहा है, ये नहीं डिपेंड हो रहा कि आपने कितना वो करा है। इसलिए आपको काम तो सब पर करना पड़ेगा। पर कैसे करें? कैसे करें? कैसे करें काम? यही तो दिक्कत है ना, सबसे बड़ी यही तो दिक्कत हो रही है कि करे कैसे काम। काम ही नहीं कर पा रहे हैं भाई, सब यही बोल रही हूँ मैं, काम ही नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। इन लोगों की एफिशिएंसी का ग्राफ जो है सबका, इट्स नॉट जस्ट सिंगल चाइल्ड, सबका एफिशिएंसी का ग्राफ बस ऐसे नीचे जा रहा है, किसी का ग्राफ ऊंचा ही नहीं उठ रहा। तो ये सारी चीजें जो मतलब, ठीक है मैं मान रही हूँ चीजें ऑनलाइन है, चीजें डिफिकल्ट है, सारी चीजें। तू भी जब पढ़ रहा था तेरे टाइम भी वो फेज आया था कोविड वाला, जब सारी चीजें ऑनलाइन थी। तो वो ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है जो कि बहुत लेस इंटरेस्टिंग लगता है, उस चीज को मतलब कैसे अपने दिल और दिमाग के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है। दिल कहता है मत करो, छोड़ो बकवास है, दिमाग कह रहा है कि करना है, तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे सेटअप करना है हमें दिल और दिमाग के बीच में। एक्चुअली जैसे अगर मैं अपना बताऊं, जैसे अगर कोई मुझे पर्टिकुलर चैप्टर पसंद नहीं आ रहा होता, सॉरी, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह में, तो अब अब मुझे ये लगता है कि अब वो चीज करनी तो पड़ेगी है बाद में। तो इसलिए ये है कि कम से कम आप लेक्चर पूरे अटेंड करो और जो भी आपको असाइनमेंट दिए गए वो पूरे करो। मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, पर वो है कि करना पड़ता है, बहुत जरूरी हो जाता है फिर करना। मतलब बहुत मतलब मेरे तो कुछ भी करो अपने आप को कैसे भी, चाहे उदास होके करो, हाँ, बट करना पड़ेगा, है ना भाई? हाँ क्योंकि अभी करना। तो कोई चॉइस है नहीं, यस। है ना? तो ये चीज हाँ प्लीज वही। सबको ध्यान रखनी पड़ेगी, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, करना है तो करना है, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, है ना?
क्योंकि पढ़ाई तो इन जनरल अब पसंद नहीं है सबको। अगर मैं कोई मूवी का कंपैरिजन कोई मैं पढ़ाई करूँ तो हम मूवी कोई चूज करेंगे, ऑब्वियसली पर यस। हमें काम तो करना पड़ेगा ही वही। तो बस आप वही वही चीज समझेंगे और करेंगे आगे, है ना? यस मैम। हाँ जी। और वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज कि अपनी ना स्लीप साइकिल बहुत प्रॉपर रखना। कि लेट नाइट स्टडी जैसे मैं स्टार्टिंग में करी थी, पर वो इतनी फ्रूटफुल नहीं लगी जितनी मुझे उस समय लग रही थी। वो बाद में उसका इतना रिजल्ट आया नहीं। आराम से अपने 7 से 8 घंटे की नींद लो, और आराम से रात को जैसे 12 बजे से लेकर 7-8 तक कर लो, जैसे भी आपकी स्कूल टाइमिंग्स है। पर एक प्रॉपर स्लीप साइकिल मेंटेन करनी काफी जरूरी हो जाएगी, ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई वो ना हो तो प्रॉब्लम्स। मिनिमम कितना आवर्स सोता था तू? मैम 7 to 8। 7 to 8 ना? तो जो भी आजकल 10 घंटे सो रहे हैं, 12 घंटे सो रहे हैं, प्लीज अलार्म बज रहा है तुम लोगों के लिए। मैं तो कह रही हूँ 7 से 8 घंटे तो ज्यादा ही सो रहा था, 6 घंटे सो जाता था, तो 6 घंटे में काफी है तुम लोगों के लिए इस टाइम। तुम लोग कोई बूढ़े तो नहीं हुए हो कि 6 घंटे में काम ना चले। बट ठीक है, एज मतलब एक्सपर्ट सेज, है ना? तो हम 6 से 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे। तो यूज टू डू मॉर्निंग स्टडीज? नो मैम, मैं मतलब नॉट एट ऑल लाइक, मतलब ऐसा नहीं था मैम, वही मिक्स चलता था। अच्छा। कि लाइक 10th में पढ़ लिए, फिर दिन में पढ़ लिए, फिर नाइट में थोड़ा कर लिए। पर नॉट कि सुबह 6 o'clock कर रहे हैं या फिर रात में 4 बजे सो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं करना, तो मतलब एक एक्सट्रीमिटीज में नहीं प्रॉपर। जाना है एकदम, है ना? एक्सट्रीम मॉर्निंग जल्दी हाँ। उठ के भी काम करने की जरूरत नो नहीं है, मैम। एक्सट्रीम रात को जगने की भी जरूरत नहीं है। है यस ना? मैम। मतलब जैसे हम अगर 12 बजे सो रहे हैं तो सुबह 8 बजे 7 बजे उठ जाए, उस तरीके से हम अपना साइकिल मेंटेन कर ले। यस है ना? मैम। तो ये चीज प्लीज एवरीबडी नोट कर लो। जो भी तुम में से आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे ही होंगे जो इस बहाने से कि रात को पढ़ेंगे। रात को पढ़ाई वैसे होती नहीं है, सच बात है। जब ज्यादा शांति होती है ना तो दिमाग इधर उधर ही चलता है, पढ़ाई की तरफ तो कम ही चलता है। तो पढ़ाई तो यस। तभी जब सारे जगते हैं ना तभी पढ़ाई करनी चाहिए, वो ज्यादा सही है ना? यस मैम। ठीक है। और और वन मोर थिंग जो मुझे बहुत वो लगी थी कि जैसे जो भी आपका एग्जाम टाइमिंग होती है 9 से 12 और 2 to 5, तो 2 से 3 महीने ना उस पर्टिकुलर आवर में ना कंटिन्यूस स्टडी करनी है। क्योंकि मैंने फील करा था जेई में जनवरी के अटेम्प्ट के समय कि उतने में ना मैं उस समय पढ़ता नहीं था। 2 से 5 मेरा पेपर हुआ था, और दिन में मुझे पढ़ने की उस समय आदत थी नहीं। मैं या तो 11-12 के अराउंड पढ़ता था, या शाम को 5-6 बजे के आसपास पढ़ता था। तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है 2 से 5 में, जिसमें अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो। इसलिए एग्जाम टाइम जो भी होगा उसमें पूरी स्टडी करनी है कंटिन्यूअस। अगर 2 से 5 है, मेरे हिसाब से जैसे 1 मंथ जब आपका बच जाएगा, जैसे दिसंबर अभी स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी में पेपर होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो 2 to 5 आप एक मॉक पेपर कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। सिमिलरली बोर्ड भी जब आएंगे जनवरी के बाद, आप बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे, तो सेम 2 से 5 आप एक बोर्ड का मॉक पेपर कर लीजिएगा, ताकि एक बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी सेट हो जाए कि इस पर्टिकुलर आर में मेरी एक अच्छी बायोलॉजिकल क्लॉक बन गई है, और इसमें एफिशिएंसी पूरी हो जाएगी मेरी। राइट मेन राइट, पॉइंट। ये बात बहुत बहुत अच्छी है। ये जनरली मैंने भी नहीं ये बात सोची कि ऐसा होना चाहिए। ये बात तूने बताई, दैट्स वेरी गुड। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एवरीबॉडी, आप लोगों को जो भी नीट के बच्चे हैं, उनका एक स्लॉट्स डिसाइडेड होता है कि हम मॉर्निंग स्लॉट में या आफ्टरनून स्लॉट में। जेई के भी 2 स्लॉट्स डिसाइडेड होते हैं। तो ये जो 2 स्लॉट्स है इसमें यस। आप में से कोई सोएगा नहीं एटलीस्ट। और ये जो 2 स्लॉट्स है जिसमें आपका इन फ्यूचर एग्जाम होने वाला है, इस स्लॉट में आपको बहुत एक्टिवली पढ़ाई करनी है, ताकि हमारी वो बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसे सेट हो जाए कि इस स्लॉट में हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली क्या है, काम करने लग जाए, है ना? मतलब हाँ, सेट हो जाए। हाँ, यस। सेट हो जाए ऐसे कि भाई हाँ, जो हमें ये प्रॉब्लम होती है कि यार होता है ना, जैसे जनरली मेरे साथ ऐसा है कि भाई हाँ, मैं शाम को 7 बजे के बाद मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है, क्योंकि मेरी सेट ऐसा हो चुका है कि 7:30 तक मेरी क्लास खत्म हो जाती है। फिर 7 बजे के बाद मुझे कोई कुछ बोल दे काम करने के लिए तो वो मेरा काम नहीं हो सकता, एफिशिएंसी मेरी 0 हो जाएगी। तो वही चीज अब आपको जो है अपने लाइफ में उतारनी है। जो आपके एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम जिस टाइम पे होंगे उस हिसाब से देखेंगे, टाइम सेट करेंगे। जेई और नीट को फोकस करते हुए, जेई और नीट मॉर्निंग और आफ्टरनून स्लॉट्स में होता है, वो स्लॉट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या स्लॉट्स होते हैं आदित्य जनरली? मॉर्निंग मैम स्लॉट क्या 9 होता से है? 12 है जी का, ओके। और 2 से 5 तो 9 to 12 एंड 2 से 5, सेम यही गेट। हाँ, यही स्लॉट रहने वाले हैं हमारे।
9 to 12 एंड 2 to 5। तो हम ये कोशिश करेंगे, एवरीबॉडी, सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि 9 से 12 और 2 से 5 के बीच में पढ़ाई की जाए। कोई सोना या फिर कुछ ऐसा काम ना किया जाए जो आपके ब्रेन से रिलेटेड ना हो। यू हैव टू स्टडी ताकि आपका क्लॉक जो है अकॉर्डिंगली सेट हो जाए, राइट? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट Yes, और ma'am. बहुत अच्छी है। तो ये हमें 1 महीने पहले से शुरू कर देना चाहिए या वी कैन डू इट फ्रॉम राइट नाउ ऑल्सो? दिवाली के बाद शुरू कर मैम दें? मेरे साथ तो हाँ मैम, अच्छा रहेगा कि दिवाली के बाद ही, राइट। तो ये जितना जल्दी ताकि हम लोग 2 दिन अडॉप्ट करें का आई वो थिंक मिल। वो बेटर है ना? तो दिवाली तक तो अभी तो हाँ मजे कर लो, दिवाली है अभी तो कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें, लेकिन दिवाली के बाद अपना शेड्यूल ऐसे सेट करेंगे कि 9 से 12 और 2 से 5 मॉर्निंग एंड आफ्टरनून स्लॉट्स में हम लोग वर्क करें, राइट? यस हाँ मैम। जी आदित्य। और फॉर जेई एस्पिरेंट मुझे ये चीज बहुत हाईलाइट करनी है कि जो न्यूमेरिकल सेक्शन आएगा आपका 5 क्वेश्चन सेंटर में, उसकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने इनकी प्रैक्टिस करी नहीं थी, पर ये एक प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी जेई मेन और एडवांस के समय, क्योंकि दे आर जनरली सब्जेक्टिव फॉर्मेट ऑफ पेपर एंड वी आर अडॉप्टेड टू एबीसीडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करें ताकि इसको बाद में वो ना एक प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो आदित्य तू कुछ एंड सोर्स बता सकता है तूने ये क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करे थे? आई मीन इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं। हम इंटीजर टाइप मैम सिर्फ असाइनमेंट्स जो भी मैं Assignments, टीचर्स ने दिए, ठीक जैसे है आप रोहिला सर और त्रिपाठी सर ने। ठीक है। तो जो भी मतलब असाइनमेंट्स एक्स्ट्रा मिले थे सोर्सेज। वो आपने करे प्रॉपरली इंटीजर टाइप के लिए, है ना? हाँ मैम। मतलब यस इंटीजर टाइप मैम। को डे 1 से हमें फोकस रख के चलना है ना? ये तो खैर मैं बच्चों हाँ को डे बताती भी रहती हूँ, बट वन। इसको हमें मानना पड़ेगा। और इंटीजर टाइप में थोड़ा यस सा ये इस चीज को कैसे, मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम लोगों को करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते आगे पीछे फिर हमारा आंसर इंटीजर टाइप में गलत आ जाता है ना, अगर हमने अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर दिया। तो टेक्निकली मेरे ख्याल से आपको डे 1 से, आप इंटीजर टाइप की जब कोशिश कर रहे हैं तो आप डे 1 से जो है कैलकुलेशन ऐसी करें कि आप अप्रोक्सीमेशन यूज ना करें। विदाउट हाँ, विदाउट हाँ कैलकुलेटर और बिना अप्रोक्सीमेशन लिए आपको वो सॉल्व करना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन लगा लें, अगर 4 ऑप्शन प्रेजेंट है हमारे पास, तो 4 ऑप्शन है तो अप्रोक्सीमेट लगा लें, बट अगर हमारे पास 4 हाँ ऑप्शन नहीं है, इंटीजर टाइप है, तो हमें बिना अप्रोक्सीमेशन के प्रोसीड करना है ना? बिकॉज मैम क्योंकि जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में भी दे मतलब बहुत कम ब्रैकेट था आंसर का, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट चलना पड़ेगा विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन। राइट, वही चीज है कि ब्रैकेट बहुत कम होता है। अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लिया, और होता क्या है, आपने फर्स्ट स्टेप में अप्रोक्सीमेशन लिया तो आप सेकंड स्टेप में भी ले लेते हैं, वो थर्ड स्टेप में भी ले लेते हो, फाइनल स्टेप में जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आती है वो बहुत ज्यादा डिफर आ जाती है रियल वैल्यू से, और वहां पे हमारा क्या आ जाता है, यस प्रॉब्लम मैम। आ जाता है ना, कि हमें जानते, हम पता है हमें आंसर क्या है, हमने मेहनत भी करी, हमने टाइम भी लगाया उस क्वेश्चन पे, एंड देन वी डिड नॉट गेट मार्क्स, राइट? ठीक है आदित्य, यस और मैम। कुछ? यस मैम। मैं और मैं मतलब मेन थिंग जो मुझे लगती है क्या कि ना, मैं ये जनरली देखा है फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में कि पीपल आर मोर कंसर्न्ड ऑन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल सेक्शन ओनली, पर स्ट्रॉन्ग कमेंट ऑन थ्योरी इज आल्सो नीडेड, क्योंकि जेई मेन में भी और जेई एडवांस में भी काफी सब्जेक्टिव फॉर्मेट या फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आए फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन में, जहां पर people are more concerned about numerical solving rather than theory। तो स्ट्रॉन्ग कमांड बहुत जरूरी होता है थ्योरी पे रखना। ओके, अगर दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे थर्मोडायनेमिक्स ले लिया या कोई ऐसा चैप्टर ले लिया जिसमें हम लोग बस यही लगे हुए हैं कि ये न्यूमेरिकल कर ले, बट कहीं ना कहीं जब थ्योरी से क्वेश्चन आता है देन वी आर स्टक। तो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स भी बोला शायद तूने? हाँ, फिजिक्स में भी हमें थ्योरी पे फोकस रहना, और खासकर नीट के बच्चों के लिए तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां तो न्यूमेरिकल सेक्शन वैसे ही बहुत कम आता है। तो आप थ्योरी तो करेंगे बहुत अच्छे से, न्यूमेरिकल भी करना है, लेकिन बहुत ज्यादा पागलों की तरह आई सपोज न्यूमेरिकल के पीछे नहीं भागना, थ्योरी को और न्यूमेरिकल को बैलेंस करके हम लोगों को चलना है, राइट? यस मैम। ओके, हाँ, एंड कमिंग टू बोर्ड प्रिपरेशन की आपको कब करनी चाहिए, ये सब जेई नीट का हो गया। तो बोर्ड प्रिपरेशन के लिए आई बिलीव कि जब जनवरी अटेम्प्ट हो जाएगा जेई के लिए, एंड फॉर नीट ऑल्सो जनवरी से लेकर फरवरी या मार्च तक इनफ टाइम होता है बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि जब जेई की प्रिपरेशन चलती है तो बोर्ड की हो जाती है, वो एक सबसेट की तरह चल रही है साथ में, तो उसकी एज इन अलग से करने की जरूरत नहीं। जो मैंने करा था कि जनवरी और फरवरी में मैं प्रैक्टिस पेपर कर लिए थे, बहुत सारे अवेलेबल हो गए मार्केट में और टीचर्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, पर उतने करने, उससे ज्यादा कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस पेपर कर लो,
एंड फॉर इंग्लिश एंड फिफ्थ सब्जेक्ट जो भी आपका कंप्यूटर साइकोलॉजी होगा, उसको सिर्फ वीकेंड्स पे टाइम दो, उस पे इतना टाइम मत देना, क्योंकि फिर वो आपकी जेई नीट की प्रिपरेशन में हैम्पर हो जाएगा। प्रायोरिटी अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही रखना अगर आपको टीचिंग या फिर वैसी लाइन उस लाइन में नहीं जाना है, मतलब नॉन टेक लाइंस में, या डॉक्टर के लिए तो आपको नीट ही करना पड़ेगा, लेकिन जेई में भी अगर आपको टेक कंपनीज एंड बीटेक के लिए जाना है तो आपको प्रायोरिटी आपको जेई रखना पड़ेगा। इसलिए बोर्ड्स के लिए भी आप बस जनवरी से आप कर लीजिएगा, और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर आर इनफ, क्योंकि थ्योरी तो आपकी जेई मेन के साथ हो गई हो, जेई मेन और नीट वगैरह के साथ। ओके तो और जैसे ही जब सर बोलो बोलो प्लीज। यस हाँ मैम, और एक चीज और, जब बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो जाते हैं मार्च में, तो हम एक रिलैक्सेशन की उसमें आ जाते हैं कि अभी हम आगे पढ़ना नहीं चाह रहे, पर जेई मेन में बहुत और नीट में काफी कम टाइम रह जाता है, एडवांस में भी। तो वहां ना ब्रेक लेने का ट्राई मत करना, सिर्फ 1-2 दिन का लेना, ताकि वो मोमेंटम टूटे ना, क्योंकि एक बार वो ब्रेक हो जाता है फिर वो रीगेन करना मुश्किल हो जाएगा, और फिर वो प्रिपरेशन खराब होने लग जाती है। इसलिए उस समय ब्रेक लेने की वो मत करना कोशिश इतनी। ओके तो ये खासकर क्लास 12th के बच्चों के लिए आदित्य ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि भैया अभी से बहुत ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है बोर्ड्स के लिए। लेट्स फर्स्ट वाइंड अप आवर जेई एंड नीट सिलेबस टिल जनवरी एंड, वी शुड फोकस ऑन दैट। जनवरी एंड के बाद हम लोग प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे फेब में भी, एंड देन अगर सारी चीज़ें एज पर शेड्यूल रहती हैं, लेट्स से कि कुछ डिले नहीं है, हम यही अज्यूम करते हैं कि कुछ डिले नहीं हो रहा है इस साल, तो उस हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो लास्ट के लेट्स से 1.5 मंथ वुड बी सफिशिएंट, है ना। तो लेट्स लास्ट के 1.5 मंथ जो है हम लोग बोर्ड के लिए धड़ाधड़ सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स लगाएंगे एंड विल बी एबल टू गेट बोर्ड्स। एंड बोर्ड्स के बाद वो एक हैप्पी वाला जो आता है ना कि अब तो पेपर खत्म हो गए, अब हम फ्री हो गए, वो वाली चीज अभी फील नहीं करनी। वाली भी चीज सिर्फ तभी फील करेंगे जब फाइनल नीट का पेपर और जेई का पेपर हो जाएगा, है ना। वो अगर बहुत जल्दी फील करेंगे देन फिर वो लास्ट में वही होता है ना कि लास्ट की जो प्रिपरेशन है। आदित्य तू मुझे एक चीज बता, सिंस आई हैव सीन यू फ्रॉम, मैंने साल भर से तो ज्यादा ही देखा है तुझे। तू जनवरी में मेरे पास आया था और फाइनल एग्जाम अभी हमारा सितंबर में हुआ था, है ना। तो मुझे जहाँ तक पता है मैंने ये चीज नोटिस करी कि लास्ट टाइम जो था जनवरी का जो तूने एग्जाम दे दिया था, उसके बाद जो मेंस का एग्जाम था अप्रैल में होना था, वो सितंबर में जाके हुआ। वो वाला जो टाइम था जो कि अभी फिलहाल तूने सिर्फ कुछ महीने के लिए फेस किया था, वो कोविड टाइम जो था जो अफेक्ट कर रहा था, ये बच्चे स्टार्टिंग से फेस कर रहे हैं। तो तूने उस चीज को, मतलब वो जो लास्ट टाइम की प्रिपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम पे, मतलब क्या दिमाग में वो चल रहा होता है ना कि यार छोड़ दो सारा, मतलब ऐसा होता होगा ना, मतलब आई थिंक कि बहुत प्रेशर होता है ना कि सब छोड़ दो यार क्या करना है, बट फिर भी वहां तूने संभाला और तूने लास्ट टाइम की मेहनत करी, और वो लास्ट टाइम की मेहनत ही तुझे यहाँ लेकर आई है, ये बात तो तू भी जानता है ना। वो लास्ट के 1-2 महीने जो तू लगा रहा है, और बाकी बच्चे हो गए, तेरे साथ के बच्चे थे, देवर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो लास्ट में थोड़ा सा ढीले रह गए, तो वो नहीं कर पाए। और अगर लास्ट के टाइम पे अगर हम मेहनत कर ले तो हम कहाँ से कहाँ चले जाते। तो इस बारे में तू यार कुछ बच्चों को बता कि लास्ट टाइम की मेहनत कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे तूने अपने आप को संभाल के रखा था लास्ट टाइम में। सी की जो लास्ट के फेज होता है, जैसे आपका मई में पेपर होगा नीट एंड जेईई एडवांस का, तो अप्रैल से जो टाइम होता है हमें उसमें आता है कि अब हमने सब चीजें कर ली है, तो हमें थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि ये अब हमें वो करना, पर ना हमें ये चीज करनी चाहिए जो मैंने नहीं करी थी, कंटिन्यूस करना है। आपने भले ही सिलेबस कितनी बार भी कर लिया, उसे मोर मल्टीपल रिविजन करते रहिए। अगर आप 10 बार कर सकते 10 बार रिवाइज कर लो वो चीज को, पर उसको मल्टीपल रिविजन करते रहो, क्योंकि वो एंड में क्या होगा जब जेईई एडवांस का पेपर होता है या नीट का पेपर होता है, तो हम वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं, तो नॉर्मल टेंडेंसी है कि हम थोड़ी चीजें भूलने लग जाएंगे। पर अगर आप बहुत सारे मल्टीपल रिवीजन कर लोगे तो वो आज आपके पास स्टेट नहीं आने वाली जिसमें आप चीजें भूलने लगोगे, तो उस चीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एंड मतलब वो 2 महीने की वर्क बहुत ज्यादा होती है एक अच्छी रैंक लाने के लिए, क्योंकि अगर आप वो 2 महीने अगर आप नहीं पढ़ोगे तो जहां आपकी रैंक लेट से अंडर 10,000 आनी थी वही आपकी 40-50,000 हो जाएगी, इतना डिफरेंस आ जाता है। इससे वो बहुत जरूरी है वो आखिरी के 2 महीने के फेज में काम करना और कंटिन्यूस करना है, चाहे आपने जितनी बार भी कर लिया बोरिंग लगेगा, पर उसे कंटिन्यूस उसके रिविजन करना बहुत जरूरी है। तो तेरे को जब बोरिंग लगता था तो तू क्या करता था,
मतलब तुझे भी लगता होगा ये प्रेशर जो फील होता है वो तो सबको ही होता है, हाँ तुझे भी बोरिंग लगता होगा, तो तू क्या करता था? मैं आई डोंट लाइक कि मतलब मैं कंटिन्यूअस नहीं पढ़ता था। लाइक अगर मैं 10 बजे मैंने पढ़ना शुरू करा तो 10 से 12 का एक वो कर लिया, तो फिर 12 से 12:30 के आसपास ब्रेक ले लो, जिसमें आपको जो भी अच्छा लगे, आपको हम्म। कोई गेम खेलना है या फिर जो भी आपको एक वॉक लेकर आनी है वो आप कर लीजिए। पर एक ब्रेक्स में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत लॉन्ग आवर्स सेटिंग करोगे लाइक 3 आवर 4 आवर, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन उतने में ही थक जाएगा। तो जो मैं करता था कि 1.5 आवर या 2 आवर के बाद हाफ हाफ एन आवर के ब्रेक्स लेके चलता था, हम्म। कि आपका लगभग 8 से 10 आवर्स की स्टडी भी होगी रोज, और आपने ये भी नहीं हुआ कि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए ब्रेन से। अच्छा, तो मतलब हम ऐसा कर लेना अब अपने अंदर, जैसे जब मैं पढ़ती थी तो मैं क्या करती थी, जैसे मेरे पापा बोलते थे कि बेटा आज घूमने जाएंगे, तो मैं एक टारगेट बना लेती थी कि हाँ मैं इतना पढ़ लूंगी ना तो मैं घूमने जाऊंगी, तो वो घूमने के एक्साइटमेंट में ना मैं पढ़ लेती थी। तो आप अपने जीवन में एक एक्साइटिंग फैक्टर रख लो, ठीक है, लेकिन अपने आप को एक टारगेट दे दो कि भाई इतना पढ़ लेंगे ना उसके बाद ये करेंगे, तो जब तक वो ना पढ़ लो हाँ तब तक वो मत करना, लाइक दिस। तो एक एक ठीक है मैम। एनलाइटनिंग फैक्टर या एक्साइटिंग फैक्टर तो हम सबको अपनी पास रखना ही पड़ेगा, है ना। आप जिस भी चीज को एंजॉय करते हैं आप उसे रखिए, यस। उसको हम ये नहीं कह रहे कि छोड़ दीजिए, आप उसे करिए, लेकिन उसके लिए टारगेट सेट कर लीजिए कि यार ये मैं करूंगी इतना करने के बाद या इतना टॉपिक पढ़ने के बाद, है ना। वो टॉपिक अच्छे से पढ़िए, यस मैम। और उसके बाद वो जो भी आपकी हॉबी है, आप जो भी आपको पसंद है, गेम खेलना पसंद है या जो भी पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है, आप वो करिए एंड देन कम बैक टू द स्टडीज, है ना। ऐसे ही करना चाहिए। यस। ओके। हाँ मतलब टारगेट रखना तो बहुत जरूरी है, कि अगर आपको लेट्स से आपने बोला कि अगर आप मुझे फिजिकल केमिस्ट्री करनी है, तो ट्राई करना कि जितने दिन या फिर जितने आवर्स आपने उसको दिए तो उतने में वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर हम एक बार ढीले पड़ने लग गए तो वो बैकलॉग क्रिएट होता रहेगा बहुत ज्यादा। तो उसे साथ चलाना बहुत जरूरी है। जो टारगेट सेट करो, ये नहीं कि कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, एक बेसिक टारगेट की जितनी आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा, पर उसको पूरा कर करके चलना है। ओके, तो मतलब हमें बहुत ज्यादा बैकलॉग्स अपने जीवन में क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सिर्फ बैकलॉग्स ही बैकलॉग्स हैं, ठीक है। तो ये बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अगर हम, वही बात है ना जैसे आदित्य ने बोला, अगर हमने एक बार ढीला छोड़ दिया ना चीज, तो फिर वो हमारी हैबिट बन जाती है, हम फिर ढीले ही छोड़ते रहते हैं चीजों को, है ना। और तू ऐसा क्या खास यस मैम। करता था, ऐसा तूने क्या खाया था कि तेरा 9,000 रैंक आ गया? मैम मतलब एज इन कोई स्पेशल नहीं था मैम। जी एडवांस जो मुझे फील हुआ कि वो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ना उसमें इट्स नॉट लाइक कि बहुत कैलकुलेटिव पेपर है और कि जैसे जेई मेन में फिर भी दे आस्क यू मोर अबाउट फैक्ट्स एंड बुकिश नॉलेज, मोर इज देयर। बट जेई एडवांस इज ओनली कंसेप्चुअल, कि आपको सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे ना, आपको उसमें कैलकुलेशन में टाइम देना है। इसलिए कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखने, एक और स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन थ्योरी बहुत ज्यादा। मतलब जितना करना, अगर आपने 50% भी आपका सिलेबस हुआ तो इतना करो कि 50 से आपका 60% तक आप पेपर में उसका एफिशिएंसी आउटपुट निकाल लो। मतलब मैम मेरा तो यही रहा है। अच्छा, तो अच्छा, एक चीज मुझे और बहुत इंपॉर्टेंट मैं जानना चाहती हूँ कि जो हम जब एग्जाम देते हैं तो वो जो एक स्ट्रेस होता है हमारे दिमाग में, है ना, वो स्ट्रेस को कैसे हमें डील करना है। मतलब एग्जाम टाइम का प्रेशर, हमारी प्रिपरेशन सब कुछ अच्छी है, सब बढ़िया, वो एग्जाम टाइम के जो वो दिमाग घूमता है ना, एग्जाम टाइम के प्रेशर को हम लोग कैसे डील करते थे? तूने कैसे डील करा एग्जाम के प्रेशर को? हाँ मैम, मैं जैसे अगर मैं अपना जेईई एडवांस का ही बताऊं, तो जो फर्स्ट पेपर हुआ था 9 से 12 में, तो मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था। मतलब मेरे 100 आए उसमें हर बार, और मेंस में भी उसमें ऑलमोस्ट 99% आई थी। तो जेईई एडवांस में मैंने मैथ्स में स्टार्ट करा, तो फर्स्ट हाफ एन आवर में मेरे से सिर्फ 2 क्वेश्चंस हुए। तो ऑटोमेटिकली मुझे वो फियर तो आने लग गया कि अब, और टेंशन डेवलप होने लग गई। तो ऐसे में मैंने क्या करा कि फॉर 2 मिनट्स मैंने अपना हेड डाउन करके वो कर लिया, मेडिटेट टाइप, कि 2 मिनट में वो कि थोड़ा एक मेंटल स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए। और फिर अगर कोई आपको से सब्जेक्ट नहीं आया, जैसे मेरे साथ हुआ था, मुझे मैथमेटिक्स आ नहीं रही थी, तो मैं स्विच ओवर हो गया था केमिस्ट्री पे। फिर केमिस्ट्री के मैंने क्वेश्चंस कर लिए, फिर स्विच ओवर हो गया फिजिक्स में। किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने करा था मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग अपना बहुत लग रहा था, इसलिए मैं उसी पे लगा रहा था घंटा। तो मैंने एज ए वो टाइम खराब करा। तो आपको ना एक फ्लो मेंटेन रखना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं एक बार में नहीं हुआ उसे छोड़ देना है और आगे चलते रहना है।
फिर जैसा अगर जैसा जेई मेन में भी आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, तो आप एज इन वन गो आप 1 आवर में जैसा आपने एक राउंड कर लिया पेपर का, तो आपने उसमें 15 से 20 क्वेश्चन कर लिए, तो काफी इनफ होता है फर्स्ट आवर के लिए। तो उसमें ये है कि आपको कहीं पर अटकना ही है। अगर आप वन फ्लो में करोगे तो ना आपका हेडेक होगा, ना आपको टेंशन अभी क्रिएट होगी, क्योंकि आप देख रहे हो। आप सबसे पहले आप स्कैन कर लो एक बार क्वेश्चन। जब आप एक बार स्कैन कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अप्रोच लगेगी तो मेरा सवाल हो जाएगा इसमें से। तो आप वो करो। अगर आपको बिल्कुल ही कोई अप्रोच नहीं आ रही कि इसमें सोचना पड़ेगा, तो इसको राउंड 2 के लिए छोड़ दो। फिर जब 1 आवर हो जाएगा तो 1 आवर में आप जितने भी क्वेश्चन कर लो, फिर आप नेक्स्ट आवर में आओ। अब नेक्स्ट आवर में सिर्फ मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन करने हैं, हार्ड में नहीं जाना, क्योंकि हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन करने नहीं है। अगर हम 50 से 60 क्वेश्चन भी कर ले तो आपकी रैंक आराम से अंडर 10,000 आनी है। तो जो मेन रहा है कि सेकंड राउंड में भी ऐसे करो कि आपके 1 आवर में 10 से 15 क्वेश्चन हो जाए, और आखिरी राउंड में क्योंकि 2 आवर्स के बाद आपको एक फ्लो मेंटेन हो गया और क्वेश्चन्स की कनेक्टिविटी बन गई कि अब मैं क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहा हूँ, तो हार्ड क्वेश्चंस को एंड में पिक करना है जो आपसे बिल्कुल नहीं हुए हैं फर्स्ट 2 राउंड्स में, पर किसी में भी आपको स्टक नहीं होना। ओके तो एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, ये मैंने भी जब मैंने एग्जाम दिया था आईआईटी जैम का एंड आई क्वालिफाइड विद 66 ऑल इंडिया रैंक, उस टाइम पे ये एग्जैक्टली जो चीज आदित्य ने बोली कि आधे घंटे में 2 क्वेश्चन हुए थे एंड देन उसका कॉन्फिडेंस लूज होने लगा था। देन ही मेडिटेटेड फॉर लाइक 5-10 मिनट्स कि नहीं, अपने आप को स्टेबल कर लिया, अपने आप को कन्विंस कर लिया इस चीज से कि नहीं मैं कर सकता हूँ, है ना, मुझे रुकना नहीं है, आई कैन डू इट। ये एग्जैक्टली सेम चीज मैंने करी थी जब मैं एग्जाम देने गई थी, बिकॉज मेरे लिए वो आईआईटी का, एज आई टोल्ड यू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने अपनी स्टोरी में हमेशा बताया कि मेरे दिमाग में एक चीज थी, वो कीड़ा था नहीं भाई, मेरे को आईआईटी का टैग चाहिए, और वो टैग के लिए वो एग्जाम देना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो एग्जाम जो था वो एक तरीके से मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम था, और उसमें भी जो पेपर खोलते ही पहले 2 सवाल थे वो ऐसे थे जिसको मैं रिवाइज करना भूल गई थी। तो ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं था, बट मैं रिवाइज करना भूल गई थी, एंड देन मेरा भी कॉन्फिडेंस लूज होने लगा था, एंड एग्जैक्टली आई डिड द सेम थिंग। मैंने पेपर बंद किया था, हेड डाउन किया था, और बस अपने आप को 2 बार ये बोला था नहीं मैं कर सकती हूँ। अभी रिवाइज नहीं करा तो क्या हो गया, पहले तो पढ़ रखा है ना, वी कैन डू इट। देन आई गेन्ड कॉन्फिडेंस, आई स्किप दोस 2 क्वेश्चंस एंड मूव्ड फॉरवर्ड। और बाद में मैंने वो 2 क्वेश्चंस बाद में सेकंड राउंड में, जैसे आदित्य ने बोला, हमें सेकंड राउंड में मैंने अटेम्प्ट करे और फिर वो बाद में बन गए, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा मेंटल स्टेबिलिटी जो है ना, कहीं ना कहीं क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मेंटल स्टेबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम में। चलो जेई वाला जो बच्चा है उसके पास तो चलो फिर भी एक ऑप्शन है कि वो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रैंक ला सकता है, लेकिन नीट के बच्चे के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारे पास कोई भी कम क्वेश्चन करने का ऑप्शन नहीं है, तुम्हें सारे क्वेश्चंस करने हैं। तुम्हारे लिए एक्यूरेसी भी चाहिए, तुम्हारे लिए प्रिसिशन भी चाहिए। तो उस टाइम पे तुम्हें मेंटली स्टेबल होना, मेंटली स्ट्रांग होना, और तुम कितना चाहते हो मेडिकल को, कितना दिल से डॉक्टर बनना चाहते हो, वो तुम्हारा चीज अगर स्ट्रांग है ना, तब भी तुम अपने आप को संभाल पाओगे, क्योंकि ये फेज तो आना है। ऐसा है नहीं कि भाई जो टॉपर्स होते हैं उनके लाइफ में ये फेज नहीं आता। व्हेन आई गॉट द रैंक, मेरे पास भी वो फेज था जब मैं कॉन्फिडेंस लूज कर सकती थी। आदित्य ने जैसे खुद बताया उसकी लाइफ में भी वो फेज आया कि वो कॉन्फिडेंस लूज कर सकता था, वो तुम्हारी लाइफ में भी आएगा। अब बस तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें सीरियसली कॉन्फिडेंस लूज करके रह जाना है, क्या तुम्हारे ड्रीम्स इतने सस्ते हैं कि तुम उन्हें छोड़ सकते हो, या तुम उनके लिए आगे बढ़ सकते हो, है ना। और आगे बढ़ने के लिए फिर जब ये ऑप्शन होता है ना कि हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे पीछे कुछ नहीं देखना, तो फिर आगे ही बढ़ना है। फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, राइट। यस मैम। हाँ जी आदित्य, और कुछ सीक्रेट्स बताओ अपने। हाँ मैम, और एक मेन थिंग जो कि ना, जो पीसीएम, जो भी आपके पीसीबी या पीसीएम सब्जेक्ट्स है ना, आपको रोज करना है, तीनों को रोज मैनेज करना है। ये नहीं कि आपने जैसे एक पर्टिकुलर फिजिक्स कर लिया, एक दिन पूरे फिजिक्स कर लिया, या एक दिन पूरे केमिस्ट्री कर लिया। जो मैंने करा था कि एक वो बैलेंस बना के चलना है हमें तीनों सब्जेक्ट में, विद थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, कि आप तीनों सब्जेक्ट को टाइम दो। ये नहीं कि आप 4 आवर्स दे दो, 2 आवर्स भी दो, पर 2 हर सब्जेक्ट को रोज। क्योंकि एक चीज फेस, मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी जब मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही देता था, पर आखिरी के 2 से 3 मंथ्स में मैं तीनों को टाइम देने लग गया था एक ही दिन में। तो हमें काफी स्टार्टिंग से ये चीज डालनी है कि हम तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ें, है ना।
यस मैम, एक ही दिन में। एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट्स पढ़े, तो उसमें हम टाइम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब जो थोड़ा सा वीक है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया, और जिसका थोड़ा आसान कोई टॉपिक चल रहा है वैसे, उसको 1 घंटा कम दे दिया, लेकिन देने तीनों को। हाँ मैम, मैं भी मेरा फिजिक्स काफी वीक था, तो मैं फिजिक्स को मैक्सिमम टाइम देता था 3 आवर्स के अराउंड, और मैथमेटिक्स को मेरा स्ट्रॉन्ग था तो उसे 1.5 आवर के अराउंड देता था। तो वैसे आप टाइम अलॉट कर लो जो भी आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, पर आप तीनों को साथ में लेके चलना, तो ओके, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज सब लोग ध्यान रखेंगे भाई, तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, सब लोग खुद भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कि हम एक सब्जेक्ट के पीछे अगर पढ़ जाते हैं तो वही पढ़ते रह जाते हैं, 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक बस वही सब्जेक्ट्स पढ़े जा रहे हैं, आगे पढ़ नहीं रहे। अच्छा आदित्य, ये कैसे मैनेज करता था कि जैसे आज केमिस्ट्री का टेस्ट है, ठीक है, तो अब आज केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो क्या आज दिन तू सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता था, बाकी दो सब्जेक्ट छोड़ देता था? नो ऐसा नहीं करता था ना? मैम, एक्चुअली मुझे क्या लगता था कि मैम की वनडे एक दिन पहले पढ़ के तो कुछ मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में तो दे आर जस्ट टेस्टिंग नॉलेज, नॉट कि मतलब आपकी मेमोराइजिंग पावर कितनी है, कि वो बस इनऑर्गेनिक में है कि आपको लास्ट डे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिजिकल और एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो टेस्ट वाले दिन भी जैसे इफ मेरा इनऑर्गेनिक का टेस्ट है तो मुझे फिर उस दिन तो इनऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी खाली, मतलब जब तक टेस्ट नहीं हो रहा। बट अगर मेरा फिजिकल या फिर ऑर्गेनिक का या फिर फिजिक्स का टेस्ट है तो मैं या अपनी प्रिपरेशन पहले से करके रखूंगा, कि जैसे अगर मुझे पता है कि मेरा नेक्स्ट वीक संडे को टेस्ट है, तो मैं संडे से जो भी आपका टाइम अलॉट कर रखा हमने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप रोज बना उस टेस्ट की तैयारी में रख लो। ओके, तो मतलब जैसे हम ये कह लें कि लास्ट अभी हमारा जब टेस्ट होता है तो हमें 1 हफ्ते का टाइम तो दिया ही जाता है ना? तो वो 1 हफ्ते में हमें, जैसे सपोज केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो वो 1 हफ्ते में जो भी केमिस्ट्री का टाइम लॉटेड है उसमें से 1 आवर मैं टेस्ट की प्रिपरेशन को दे दूं, है ना? क्योंकि कई बच्चे, क्या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जब जिनका टेस्ट होता है वो तभी पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को, है ना, और बाकी फिर 2 सब्जेक्ट छूट जाते हैं, फिर बाकी 2 सब्जेक्ट का जब टेस्ट होगा वो 2 सब्जेक्ट वो तभी पढ़ेंगे। तो ये हाँ, वो चीज निकालनी। हाँ, ये चीज इन लोगों को समझानी बहुत जरूरी है कि आपको टेस्ट एक दिन पढ़ के नहीं दिया जाता, है ना? उसके लिए हाँ। आपको डेली डेली डेली, जब आपको एक हफ्ते पहले बता दिया गया है तो हफ्ते भर पहले से ही आपका जो है वो टेस्ट का प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। एक्सेप्शन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें याद करना पड़ता है, और याद वाली चीज तो आपको एक दिन पहले करनी ही पड़ेगी। लेकिन जब तक फिजिकल केमिस्ट्री है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री जानती हूँ तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बोल रही हूँ, है ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री है, जैसे फिजिक्स है, या फिर बायो में भी थोड़ा याद करना पड़ता है, तो बायो वाले बच्चे भी एक दिन पहले बायो पढ़ सकते हैं। मैथ्स में कुछ याद नहीं करना, फिजिक्स में याद नहीं करना, ऑर्गेनिक में नहीं करना, फिजिकल में नहीं करना, तो ये आप स्लॉटेड बना के हफ्ते भर का टाइम उसे दो, एक दिन पहले पढ़ के कुछ वो नहीं हो। लेकिन कई बच्चों के अंदर ये होता है यार कि आज मैम ने बोल दिया केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो उससे पहले बैठे हैं, लगाए जा रहे हैं न्यूमेरिकल, लगाए जा रहे हैं, बस आज ही कर दे, आज ही सारे न्यूमेरिकल कर ले, आज ही नोट्स पढ़ लें, आज ही सब कुछ कर ले क्योंकि कल टेस्ट है। तो ये कभी हुआ है तेरे साथ ऐसे, या तो स्टार्टिंग से इतना परफेक्शनिस्ट रहा है, या तेरे साथ कभी भी ऐसा हुआ है जो बाकी के साथ हुआ है? मैम जैसे मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा वो नहीं था, मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था, तो मैम ये चीज ना उस पर डिपेंड करती है कि आपका स्ट्रेंथ सब्जेक्ट क्या है और वीक सब्जेक्ट क्या है। मेरा फिजिकल केमिस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था एंड के टाइम में, तो फिजिकल केमिस्ट्री मुझे ये नहीं था कि अब मुझे अगर मेरा टेस्ट है अगले हफ्ते तो मुझे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो ये और डिपेंड्स ऑन कि आपको कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट अच्छे से आता है, कौन सा नहीं आता। कि अगर जैसे इनऑर्गेनिक मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी तो वो पढ़नी पड़ेगी उसी एंड मोमेंट पर। और जैसे मैथ्स में भी पर्टिकुलर अगर कोनिक सेक्शन है मैथ्स में जैसा पर्टिकुलर टॉपिक, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, तो उसकी थ्योरी मुझे पढ़नी पड़ती थी टेस्ट के एक दिन पहले। तो वो ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपको सब्जेक्ट कौन सा अच्छे लगते हैं या फिर टॉपिक जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक कौन सा है। तो इसका मतलब ये बात गलत नहीं है कि टेस्ट से एक दिन पहले आपको नहीं पढ़ना, पढ़ो लेकिन फिर भी लिमिट में, ऐसा नहीं कि बस भाई हाँ, तो आप बाकी सब्जेक्ट आप पूरे इग्नोर कर दो और करो ही ना, और भरोसे बैठे रहो जब बाकी सब्जेक्ट के सर टेस्ट लेंगे तो हम करेंगे। तो ये चीज हमें नहीं करनी, हमें खुद से चीजों को वो वैसे मैनेज करना है कि हम तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चल सके, है ना। अच्छा, एक चीज मैं यार और पूछना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तू ये चीज शेयर करे बच्चों के साथ, कि जैसे तू 12th में था तो तू 12th पढ़ता था, है ना, उसके साथ तूने 11th की रिवीजन कैसे करी? जैसे मैं जानती हूँ पर्सनली, तू मेरे पास जनवरी में आया था, तो मुझे ये पता था कि जब तू जनवरी में आया था तो वी वर डूइंग पी ब्लॉक, है ना, तो 12th वाला सेक्शन तो तेरा सही था,
है ना, 11th वाला सेक्शन तेरा वीक था, तो वो 11th वाली चीज को तूने रिवाइज कब करा, कैसे मैनेज करा 12th के बाद 11th वाली चीज को रिवाइज करूं, और मतलब 11th को मैनेज कैसे करना है 12th के साथ? सी ये चीज अगर कोई जनरल ओपिनियन अपना दूं कि मेरे हिसाब से तो जो वीकेंड्स का आपका टाइम होता है आप वीकडेज में वो करते रहो, पर जो वीकेंड्स है उसमें आप 11 कर सकते हो। पर अगर मैं अपना पर्टिकुलर केस बताऊं, मैंने ये चीज करी नहीं थी, ये गलत हो गई थी थोड़ी। पर मैंने क्या करा था, जब बोर्ड एग्जाम खत्म हुए थे 12th के, मैंने 11th उसके बाद शुरू करी थी, तो एंड में ये हुआ कि जेई एडवांस से पहले वो नॉट एबल टू कंप्लीट सिलेबस। मैंने करा था बस 70 से 80%। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो वीकेंड्स का टाइम होता है उसमें आप 11th करो, और वीकडेज में जो भी आपकी करंट है वो करो। और ये हम अभी से शुरू कर दे, जैसे अभी तो नवंबर चल रहा है, तो 12th के बच्चों को मेरे ख्याल से अभी से या फिर दिसंबर से शुरू कर देना चाहिए सब चीजें, है ना? हाँ, जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो सके क्योंकि आप वीकेंड्स का टाइम अलॉट कर दो। कॉम्पिटिटिव में तो 50-50% वेटेज है पूरी, इसलिए हमें इक्वल टाइम देना ही पड़ेगा। तो हमें मतलब इसलिए मैम 12th हम मैंने रनिंग करते रहे, जैसे शेड्यूल जैसे है कि क्लासेस का शेड्यूल है, वैसे आप 12th पढ़ते रहो, और आपके जो कोई ना कोई दिन तो ऐसा होता होगा ना जिस दिन आपकी कोई क्लास नहीं होती या लाइट रहता है, उस दिन आप जो है अपना 11th की रिवीजन को दे, है ना? अच्छा, एक चीज आदित्य के लिए जो कमेंडेबल है, जो मतलब मैंने आज तक सही में किसी बच्चे के लिए नहीं देखी, वो थी कि आदित्य ने जो एनटीए अभ्यास के आए थे क्वेश्चन पेपर्स, मैं बोलती थी बेटा तूने इतने कर लिए, वो कहता इतने मैम इसके डबल कर चुका हूँ मैं बोलती बेटा 20 पेपर कर लिए, कहता मैम 40 कर चुका हूँ, मैं कहती थी 40 कर लिए, कहता मैम 80 कर चुका हूँ। जितने पेपर आते थे एनटीए अभ्यास के ऐप पे सारे इस बच्चे ने पूरे सॉल्व कर दिए थे, है ना भाई? तो तू ये टाइम कब निकालता था अपना पेपर सॉल्व? क्योंकि मुझे जहाँ तक ये पता है कि इस बार का जो पेपर, क्योंकि कोविड भी था और बहुत कुछ था, तो एनटीए वालों ने कितने पेपर डाल दिए थे जेई के? प्रोबेबली 105 पेपर डाल दिए थे। तो अगर एक कोई भी बच्चा वो 105 पेपर 3-3 घंटे के तमीज से सॉल्व कर ले, तो उसे वैसे ही सारा कोर्स रिवाइज नहीं हो जाएगा? 105 पेपर तो बहुत ज्यादा होते हैं, और उसने वो कर दिए थे सारे, है ना? तो तू जरा बता, तू ये टाइम कब निकालता था पेपर सॉल्व करने का, और पेपर सॉल्व कैसे करता था? लाइक 3 घंटे सेट करके, या फिर कैसे करता था पेपर सॉल्व एनटीए के? जैसे हमारे टाइम पे तो एनटीए के पेपर रिलीज हुए थे अप्रैल या मई में, तो मैंने क्या अपना स्केड्यूल रख लिया था कि जैसे मैंने ना रोज का कर लिया था कि हफ्ते में मुझे 7 से 8 पेपर करने हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक दिन में एक पेपर मोर देन इनफ है, पर जैसा आपको सूटेबल रहे जितने आप कर पाओ। तो जैसे मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि 7 PM इन द इवनिंग से मैं 10 तक पेपर करूंगा रोज, वो 3 घंटे का पेपर, और उसके 1 आवर उसका एनालिसिस, जो भी आप गलतियां करोगे। लेकिन उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पेपर ही करते रहोगे तो उसका इतना फायदा मिलेगा नहीं, पर आप उसके साथ में एनालिसिस कर लो। तो जैसे अगर आपको मॉक पेपर्स करने हैं तो उसका फिर पर्टिकुलर आप एक टाइम रख लो कि जैसे मुझे 6 to 10 है, मुझे एनटीए अभ्यास को देना है, या फिर कोई भी जो आपके पास पेपर हो उसमें आपको पर्टिकुलर टाइम आपको रखना पड़ेगा। ओके, तो मतलब हमें ये चीज को बहुत ज्यादा फिक्स कर देना है कि अगर हमें पेपर करने हैं। तूने पेपर कब शुरू करे थे? मई में, है ना? अप्रैल मई में शुरू करे थे, और हमारा एग्जाम हुआ है सितंबर में जाके, है ना? सितंबर। तो मतलब ऑलमोस्ट 4 मंथ्स पहले एग्जाम के, एक तरीके से बोल सकते 3 to 4 मंथ्स पहले तूने पेपर देने शुरू कर दिए थे। तो अभी के सिचुएशन को हिसाब से देखते हुए यही चीज हम लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स से हमारा जेई का पेपर अगर फेब में हो रहा है, तो दिस इज द टाइम यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द पेपर्स। 3 आवर्स के पेपर्स जो है अब आप देना शुरू कर दो, है ना? और मेडिकल वाले बच्चे अभी से देना चाह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो थोड़ा लेट भी पेपर देना शुरू कर सकते हैं। बट मैं मेडिकल वालों को स्ट्रिक्टली बोलूंगी कि अभी से देना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे लिए कंपटीशन ज्यादा टफ है, जेई से ज्यादा टफ है मेडिकल, ये बात सच है। क्योंकि जेई वाले 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, एक्सेप्टेबल है, 70% सिलेबस करके पेपर निकाल सकते हैं, हो सकता है, लेकिन मेडिकल में नहीं चलता, 100% पेपर करना पड़ता है। 720 में से 720 स्कोर आ रहा है, मतलब तुम्हें पूरा पेपर सही भी करना पड़ेगा। तो तुम लोगों को तो कंपटीशन टफ है, तुम्हारे पास टाइम भी है, तो तुम लोग भी अभी से 3 आवर्स के पेपर करो। एंड जैसे आप लोगों ने, मैं तो भाई बहुत बोलती हूँ, तो मैं अभी भी बोली जा रही हूँ बीच में, बट तुम लोगों ने अगर आदित्य को सुना है तो आदित्य ने, तुम्हें देखा, उसने एक चीज बोल दी है, ही इज अ पर्सन हु इज वेरी स्ट्रिक्ट, जो उसने सेट कर लिया वो सेट कर लिया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसने अगर ये शेड्यूल में बांध दिया ना 7 पेपर करने हैं,
तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए वो 7 पेपर करेगा हफ्ते भर। ये डेडिकेशन और ये सीरियसनेस और ये स्ट्रिक्टनेस हमें अपने ऊपर भी अप्लाई करनी है ना। तो ये स्ट्रिक्टनेस तो तेरे अंदर है, इस चीज के लिए तो भैया हम लोग तुझे बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि तू इस चीज के लिए पक्का है कि जो तूने बोल दिया वो तू करेगा। तो ये हमें अब इसमें भाई मैं कोई रोल नहीं कर सकती, ना आदित्य कुछ कर सकता है, जिसको जो करना है वो उसका खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को स्ट्रिक्ट अपने साथ खुद ही होना पड़ेगा। आपने जो बोल दिया तो बोल दिया, वो करना पड़ेगा, उसके बिना आपको चैन की नींद नहीं आनी चाहिए, है ना। तो चैन की नींद सिर्फ तभी लेना जब आपका वो टारगेट पूरा हो जाए, है ना। तो पेपर करने से तुझे कितनी हेल्पफुल मिली, मतलब ऑलमोस्ट तू क्या बोलेगा अंदाजा कि कितना परसेंटेज हेल्प मिली तुझे फाइनल एग्जाम में मॉक पेपर्स करने से? मतलब मैक्सिमम हेल्प उसी से मिली, क्योंकि मैंने भी एक चीज देखी है कि नॉलेज होना सब्जेक्ट की और पेपर को अटेम्प्ट करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी आपको पहले से डिसाइड करके जानी है, नहीं कि आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो गए। आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वो करनी, वो आप 30-40 पेपर दोगे तब आपको सेट होगी कि मैं ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा। तब आप मॉक पेपर्स दोगे तो आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज अप्लाई करोगे। कभी मैंने फिजिक्स कर लिया पहले, कभी केमिस्ट्री कर लिया, कभी मैंने न्यूमेरिकल सेक्शन पहले कर लिया। तो हमें स्ट्रैटेजी पहले से डिसाइड करनी है ताकि एंड में वो फ्रूटफुल रहे, क्योंकि स्ट्रैटेजी अगर हमारे पास होगी तो वो काफी हेल्प करेगी हमें। और पेपर से इसलिए मुझे काफी हेल्प रही क्योंकि मैंने एक स्ट्रैटेजी डिसाइड कर ली थी कि पेपर मुझे ऐसे ऐसे करना है। थोड़ी वेरी कर सकती है पर एक रफ आइडिया ले लेना है। एंड मेन जो हेल्प थी कि कोर्स रिवाइज होता गया, कि मतलब देखा हुआ 100% सिलेबस, तो एक आइडिया लगता गया कि ये चीज है और इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में से। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। तो इसका मतलब ये है कि पेपर देने से 2-3 चीज हो गई कि कम से कम 5-7 पेपर देके तो काम नहीं चलेगा। 30-40 पेपर तो जैसे उसने खुद भी कहा तो तुम्हें खुद ही देने पड़ेंगे, ताकि तुम्हें स्ट्रैटेजी सेट हो कि तुम किस स्ट्रैटेजी से वर्क करोगे तो काम होगा, है ना। तो इससे पहले यार तूने 3 घंटे के पेपर दिए थे, मतलब मई से पहले क्या तू 3 आवर्स के पेपर देता था? मैम जब जनवरी अटेम्प्ट था तो जनवरी अटेम्प्ट से पहले भी मैंने 20 से 25 पेपर दिए थे। जब दिसंबर विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाता है तब हमारे पास काफी टाइम हो जाता है, क्योंकि प्री बोर्ड्स तब एंड हो जाएंगे और उसके बाद सिर्फ आपको जनवरी मेंस में फोकस करना है। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम था विंटर वेकेशन का, उसमें मैंने 20 से 25 पेपर दिए थे, तब ट्वाइस अ डे में देता था। अच्छा, मतलब ये बात है कि हमें मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 3 आवर्स के पेपर्स कम से कम 20 से 30 तो देने ही पड़ेंगे एग्जाम से पहले, ताकि आपकी स्ट्रैटेजी सेट हो जाए। हाँ, कि आपको पेपर में एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना है, पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, क्या है, और किस टॉपिक से किस तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं, वो चीज आपको समझ आ जाए, है ना। क्योंकि इसके बिना तो आप नहीं चल सकते। और टाइम का कैसे करता था? तो 3 आवर्स का पेपर अगर देता था तो तू 3 आवर्स टाइम डेडिकेट करके देता था और बीच में कोई इधर उधर घूमता फिरता नहीं था, सीरियसनेस से पेपर देता था। वो तो सीरियसनेस से देना और ट्राई टू गिव दैट, जैसे इसने स्टार्टिंग में बोला था, वो पेपर्स का टाइम जो है ना आप वही कर लो ना, 9 से 12 और 2 से 5, उसी के बीच में आप सेट कर दो अपना टाइम, है ना, ताकि आपका आदत बन जाए। तूने कब करी थी ये सब चीजें? मैंने ये वाली गलती करी थी कि मैं अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन नहीं करी थी और एंड में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैं स्टार्टिंग से चीज बोल रहा हूं। स्टार्टिंग से ये हमें सेम टाइम राइट। मतलब जो गलती इसने करी आप लोगों को समझा रहा है कि आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी। आप स्टार्टिंग से इसी टाइम पे पेपर दो ताकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक हिसाब से सेट हो जाए एंड देन यू कैन डू इट। आपका दिमाग उस टाइम पे बंद ना हो। ऐसा होता है ना कि एग्जाम में के टाइम दिमाग बंद हो जाता है, वो चीज आपकी बंद ना हो, है ना। तो ये चीज हमें जो है वो करनी पड़ेगी। बाकी और आदित्य कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहता है या फिर बच्चे अब तुझसे कुछ पूछ ले, अगर उनके दिमाग में कुछ क्वेरी है वो तुझसे पूछना चाहे तो तू उनकी हेल्प करेगा? हाँ मैम, क्वेश्चन आंसर एवरीबडी यू आर मोस्ट वेलकम। एक एक करके आप लोग प्लीज इससे पूछ लीजिए अगर आपको कोई कुछ पूछना है कि भाई कैसे करना है, या कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि यार मेरे से ये चीज़ नहीं झिल रही, ये चीज़ नहीं झिल रही, ये तेरे साथ भी हुआ होगा तो कैसे करना है, तो ये आप एक एक करके हम लोग जो है पूछ सकते हैं। तो हर्षल से स्टार्ट करते हैं। हर्षल, यू वांट टू आस्क एनीथिंग टू योर फ्रेंड? आज सच कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जितना इसने बताया उतना मैंने इससे पहले भी सुना है और ये बात ही मेरे को बोलता भी था। बस फर्क इतना रहेगा, मैं अप्लाई ज्यादा नहीं कर पाया, ये अपना कंसिस्टेंट रहा, तो
अब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ और ये कॉलेज कर रहा है। तो तू इस बस बार ये फर्क इतना गलती है। नहीं करेगा? हाँ मैम, वो ये जो इससे बोला ना वही चीज मैंने फॉलो करनी है। बिल्कुल फॉलो करनी है तुझे, और चाहे तुझे केमिस्ट्री पसंद हो ना हो बेटा, करनी पड़ेगी ना। वो तो है ही मैम, फैक्ट है ये। बिल्कुल। और ये भी है मैम, इसने बोला पेपर्स, तो मैम मैं पेपर्स थोड़ा कम एफिशिएंट था करने में। पेपर्स मैंने अगर इसने 80 तक करे थे तो मेरे उससे से 10% था। हाँ, तो वो बहुत डिफरेंस है। तो इस साल हम लोग देखिए, हमारा मेन टारगेट बस इतना है, आज करो या कल करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आप करो, है ना, मेन चीज ये है। तो yes. आज या कल से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, मेन बस इस चीज से मेरे को एक ही चीज इंपॉर्टेंट है। देखो, आप लोगों को एक ड्रीम कॉलेज में पहुंचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आप लोगों का ये ड्रीम है और आपको पहुंचना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए चाहे कुछ भी बने हमें करना है, और हम दूसरों की गलतियों से सीखेंगे तो ही तो हम वो गलतियां नहीं करेंगे, है ना। तो हर्षिल ने सीखा, ये बहुत अच्छी बात है। और हर्षिल, तू आगे इस चीज की गलतियां नहीं करेगा इस साल, और अगर तूने करी तो मैं तेरे को जीने नहीं दूंगी, ठीक है। वो पता है मैम, वो तो है ही, सच्ची बात है वो। चलिए, दिव्यांश कुछ पूछना चाहता है आदित्य से? Yes, ma'am. हाँ जी। Ma'am, I wanted to ask like how to manage school and the practicals in 12th. Like I'm in 11th just now, and how many times should I take the school classes in 12th? How many times should I go to the school in a week? सी की जो एक्चुअली स्कूल तो जाना पड़ेगा ही, पर अगर आपके पास स्कूल में अगर आपका ऑप्शन है, जैसे मैं क्लास अटेंड करता नहीं था और मैं जैसे लाइब्रेरी चले गया, क्योंकि एज एन मेरे पे कोई शक करता नहीं था, तो मैं लाइब्रेरी जाके मैं जेई की पढ़ाई करने लग जाता था। तो अगर आपको टाइम मिल जाता है ब्रेक में, क्योंकि स्कूल तो आपको अटेंड करना चाहिए पूरा मेरे हिसाब से, तो मैं भी पूरा करता था, पर आपको जैसे कोई पर्टिकुलर पीरियड है या फिर कोई मिल जाए जिस उसमें आप प्रिपरेशन कर लो। और प्रैक्टिकल भी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एंड में आपकी वेटेज अच्छी रखेगी बोर्ड एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स की, तो उनको अटेंड करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कर सकते हैं आदित्य कि क्योंकि हम वो लोग जो एक सब्जेक्ट कौन सा होता है, इंग्लिश, और जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसकी क्लासेस लें, पीसीएम का जो सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस की जगह अपने जेई की प्रिपरेशन करें। हाँ मैम, वो ज्यादा सही वो है। एफिशिएंट है, इससे एटलीस्ट ये होगा कि इंग्लिश और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो भी हमारा स्कूल के लिए कंप्लीट, एटलीस्ट हमें ये पता होगा कि टॉपिक क्या चल रहा है स्कूल में, है ना। और जहाँ तक पीसीएम की बात है, पीसीएम का जब फाइनल पेपर होना है तब तक आपका कोर्स तो कंप्लीट हो ही जाना है। तो आप पीसीएम की जगह जो है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो बहुत अच्छी बात है, आप जाके सिर्फ अपनी जेई की प्रिपरेशन करो, है ना। तो दिस इज आई थिंक वुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी। आप इंग्लिश और जो दूसरा सब्जेक्ट है उसे अटेंड कर लीजिए, बाकी सबको पीसीएम को जो है आप अपने जेई के लिए यूज कर लीजिए, है ना। और प्रैक्टिकल्स, जैसे उसने बोला, प्रैक्टिकल्स अटेंड करिए। अभी तो खैर कोविड चल रहा है, अभी तो क्या ही प्रैक्टिकल्स होंगे, बट हाँ, जब अगर भगवान ने चाहा और सब चीजें ठीक हो गई और प्रैक्टिकल्स रिज्यूम होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स तो आई वुड ऑल्सो से कि आप लोग प्लीज कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल से थोड़ा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी बनता है और थोड़ी चीजें प्रैक्टिकलिटी समझ भी आती है। हम बोलते रहते हैं टाइट्रेशन, जब तक एक बार हाथ से करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, है ना। और दिव्यांश, एनीथिंग एल्स? No, ma'am, nothing else. Okay, Tanya, you want to ask Thank you. something? मैम हाँ जी। मैम, मेरे को भैया से पूछना था कि मेरे को भी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, तो वो प्लीज अपनी स्ट्रैटेजी में जितना ज्यादा बता सकते हैं उतना ज्यादा बता दें, क्योंकि मेरा बता दे। बहुत कुछ मत छुपा आज तू इन लोगों से, किसी को नहीं पसंद ऑर्गेनिक, में बता रही हूँ ना। किसी को नहीं पसंद। सी ऑर्गेनिक के लिए तो जो मैं करता था, मैम ने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा था अपनी ऐप पे, उस पे ना मैम ने वेब फॉर्म्स में रिएक्शंस वगैरह सब प्रोवाइड करी थी। तो अगर आप उसको वेब फॉर्म में याद करो, जैसे आपको जैसे भी सूटेबल हो, पर एज एन कोई स्ट्रैटेजी है नहीं, क्योंकि वो चीज करनी पड़ेगी एंड में। अच्छा, तू ये बता, तूने एबीसीडी वाले क्वेश्चन मतलब करे थे? हाँ मैम, वो काफी करे थे। कितने करे थे? अच्छा से बता दे। देख, मैंने तो दिए हैं, तूने कितने करे तू वो बता दे। आज तू अपनी पोल खोल दे। कितने मैम? 90% कहूंगा मैं। तो बस यही स्ट्रैटेजी है, नॉट 100 90% क्वेश्चन। मैं एबीसीडी क्वेश्चंस कराती रहती हूँ, काफी हेल्प होती है ना। मैं एबीसीडी क्वेश्चंस हाँ, ऑर्गेनिक में उसके मैंने बाद सबको sequence एबीसीडी याद कराया है। हाँ मैम, उससे काफी याद हो जाती है, क्योंकि एबीसीडी वाले में ना काफी रिलेट करना पड़ता है कि आपको सारी रिएक्शन आनी चाहिए, तब आप एबीसीडी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उन पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, आपको ये याद हो जाता है कि कौन सी रिएक्शन कहाँ यूज हो रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट है।
और अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप उसके एज एन कोई एग्जाम्पल्स या फिर ऐसे में देख लो जिसमें आपको इंटरेस्टिंग लगे, पर वो चीज वैसी करनी पड़ेगी। हाँ, तो एबीसीडी से काफी हेल्प होती है उसमें। एक काम करते हैं ना, जैसे इसने खुद बोला, इसने ऑनेस्टली से बता दिया, इसने 90% एबीसीडी वाले क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। 100% तो इसने भी नहीं करे क्योंकि उसको भी पसंद नहीं था, है ना। तो एटलीस्ट आप लोग भी 90% तो ट्राई कर ही सकते हो एबीसीडी क्वेश्चन जो मैं देती हूँ उसको करने की। बाकी फिर भी अगर हम लोगों को दिक्कत होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों का जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, उस इंटरेस्ट के बेसिस पे निमोनिक्स बना सकते हैं, रिएक्शंस के या किसी भी चीज के आप निमोनिक्स बना लीजिए, जैसा भी आप कुछ कर सकते हैं। देखो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपकी ब्रेन में रहनी है, आपको किसी को बतानी तो है नहीं। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपके दिमाग में है ना वो आपको याद रहे। तो आप किसी भी तरीके से उसे निमोनिक्स बनाओ, आपको जो अच्छा लगता है वैसे बनाओ, बट आप उसे याद करो। और रिलेट करने का एक ही तरीका है भाई, जैसे उसने भी बताया ABCD 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 ABCD, है ना। तो तान्या, आई थिंक तुझे अब ये काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। आई थिंक ABCD वाले क्वेश्चन जो है अब तू करना शुरू कर दे यार। यस मैम। मैम मेरे को ना एक और चीज पूछनी थी। जैसे मैम भैया ने स्टार्टिंग में बोला था कि उन्होंने कहा था कि हमें पर्टिकुलर थोड़ा थोड़ा सिलेबस को ज्यादा बार, मतलब थोड़ी थोड़ी बुक्स को ज्यादा बार रिवाइज करना चाहिए। तो ये गलती तो मैंने भी करी है अपनी 11th में कि मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज रेफर करे हैं फिजिक्स के लिए। तो अगर वो मेरे को बताएं, जैसे फिजिक्स के लिए पर्टिकुलरली मुझे कितना करना चाहिए, वो कुछ बता सकते हैं कितने रिसोर्सेज रेफर करने चाहिए पर्टिकुलरली फिजिक्स के लिए? हाँ आदित्य सुन, शी इज अ नीट स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके बेसिक्स पे बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का तो नहीं, मेंस लेवल तक का फिजिक्स का मटेरियल का बता दे कि क्या सोर्स होना चाहिए फिजिक्स के मटेरियल का। आप ट्यूशन कहाँ जा रहे हो? ये फिजिक्स के लिए जा रही है फिजिक्स प्लैनेट। ओके, अच्छा, मुझे याद नहीं। हाँ, तो फिजिक्स में जो भी आपको प्रोवाइड करे आप वो तो करना ही है। एंड फॉर नीट आई थिंक एनसीईआरटी विल बी इनफ। से उसकी जो बैक एक्सरसाइज है, हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज इम्पोर्टेंट, है ना। हाँ मैम, नीट के लिए वो, क्योंकि नीट एंड जेईई मेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, मैंने मतलब उसको पूरी नहीं करी थी, पर जितने पर्टिकुलर टॉपिक्स कर रहे थे वो काफी हेल्पफुल थी। तो ऐसा कर तो सकते ज्यादा हो करने की कि जरूरत नहीं मटेरियल है जो टीचर ने दिया है वो करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हर चैप्टर की हाँ, उसके बाद कर ले, ठीक है तान्या। हाँ यस मैम। और मैम मेरे को ना एक चीज और पूछनी थी। मैम जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था ना, तो मैंने काफी लेट नाइट स्टडी करी थी। तो मैंने ना उस वक्त 11th काफी हद तक रिवाइज कर ली थी, बट अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत कुछ भूल चुकी हूँ, और मतलब वो ज्यादा मुझे ढंग से याद नहीं है। तो मैंने उस टाइम बहुत अच्छे से करा था, तो अब मेरे को अगर उसे रिवाइज करना है तो वो मुझे किस तरह से करना चाहिए? आदित्य क्या बोलना चाहेगा इसमें? वही वीकेंड, क्योंकि वो वाला टाइम तो भी आपके पास आएगा नहीं उतना, क्योंकि अब स्कूल भी शुरू हो गए आपके, तो आप वीकेंड्स में वो दे दो। पर अब ट्राई करना, जैसे आपने एक बार पहले वो कर रखी है चीजें, तो आपको जैसे पहली बार अगर आपको 1 आवर लगी थी, तो अब आपको 1 आवर नहीं लगने वाला उस पर्टिकुलर टॉपिक या किसी चैप्टर में। तो या तो आप वीकेंड्स में दे दे, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। और लेट नाइट स्टडी मैं सजेस्ट करूंगा नहीं अभी इस समय, क्योंकि स्कूल भी चल रहा है और आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक भी मेंटेन रखनी है, इसलिए वीकेंड मेरे हिसाब से अभी इनफ है। और भैया आप भैया रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चंस रेफर करते थे जब आप रिवाइज कर रहे होते थे, अपने पुराने किए हुए क्वेश्चंस या कुछ? हाँ, मैं ऐसे करता था कि अब एक्चुअली किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में हम काफी चीजें कर लेते थे, पर जैसे मैंने केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में क्या करा था कि जो भी मुझे असाइनमेंट प्रोवाइड करे, अगर उसमें 20 क्वेश्चंस है तो ये जरूरी है नहीं कि मैं हर क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वाला हूँ। तो मैंने उसमें वो कुछ सर्कल या फिर मार्क लगा देता था कि ये 20 में से 5 में से हुए नहीं, या तो कुछ वैसा कर लो, या फिर जो अगर आपको एग्जाम्पल्स भी साथ में कराया जाए क्लास में थ्योरी में, तो वो मोर देन इनफ है। ओके, ठीक है, थैंक यू। अलग से क्योंकि करने का टाइम नहीं, थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ओके, थैंक यू। ओके, एंड देन राधिका कुछ पूछना चाहेगी? यस मैम। हाँ जी, प्लीज। हेलो भैया। भैया मुझे ये पूछना है, जैसे हम 10th से 11th में आए, तो इट वाज अ ग्रेट ट्रांजिशन फॉर अस। तो मींस स्टार्टिंग में हम देखते थे कि
असाइनमेंट है, तो मतलब जो टेस्ट देती है मैम, तो हमारे क्या होता है कि फिजिक्स में भी टेस्ट है और बायो में भी और केमिस्ट्री में भी, और साथ साथ न्यू चैप्टर भी चल रहा है, तो वो भी रिवाइज करना, टेस्ट के लिए भी रिवाइज करना। तो वो आप कैसे करते थे 11th में? 11th में एक्चुअली इसका मैं आंसर दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी प्रेपरेशन 12th में शुरू करी है। तो फिर 11th में सिर्फ एक्चुअली मैं कोचिंग भी गया हूँ 11th में। बोर्ड्स के लिए फोकस था आई सपोज 11th में तू? हाँ मैम, 12th में भी आपके यहाँ ज्वाइन करा था मैंने इतना लेट। हाँ। तो उससे मैं इतनी प्रिपरेशन, मैंने सिर्फ 1 ईयर की इफेक्टिव प्रिपरेशन करी थी, तो इसलिए 11th वाला जो फेज था उसमें मैंने कोई प्रिपरेशन करी नहीं थी। तो ये सोचने की बात है कि मेरा अगर ये 1 साल प्रिपरेशन डेडिकेशन के साथ कर ली जाए तो भी इतना रैंक लाया जा सकता, तो 2 साल प्रिपरेशन करेगा वो तो क्या फोड़ देगा पेपर। लेकिन बस फर्क इस चीज का होता है कि आपका लेवल हाँ, ऑफ मैम। डेडिकेशन क्या है ना भाई, इसी चीज का फर्क पड़ता है। 1 साल हो चाहे 2 साल हो चाहे 3 साल हो, 4 साल भी लगा लो तुम, बच्चे 4 साल से भी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क इस चीज का है कि आपका लेवल ऑफ डेडिकेशन क्या है प्रिपरेशन में, है ना। तो फिर भी एक इन जनरल बोल दे, लेट्स से वो तो 11th में है, तू ये चीज अपने आप को एज्यूम कर ले कि तेरे साथ 12th में अगर हुई होती तो तू कैसे करता? हाउ वुड यू हैव मैनेज्ड? एग्जाम ले लिया इस चीज के लिए तो इस चीज के लिए तो या वो टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर, क्योंकि एज इन इसमें ना अब सबका ना मेमोराइजिंग पावर या फिर सबकी रिटेंशन पावर एज इन मैं वो नहीं कर सकता। अगर मैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर 1 आवर में कर सकता हूँ, क्या पता आपके लिए वो 2 आवर में हो या हाफ एन आवर में हो। इसलिए वो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जब आपकी स्कूल भी चल रही होगी अभी 6 आवर के, तो आपके पास अगर हम 6 आवर के स्कूलिंग ले रहे हैं और 7 आवर्स की स्लीप, तो आपके पास तब भी 10 से 11 आवर बचेगा। और 10 से 11 में भी अगर आपकी 3 से 4 आवर की ट्यूशन हो गई, तो आपको जो 6 आवर्स बचे रहे पढ़ाई के, उसमें आपको डिवाइड करनी है चीजें। कि अगर मेरा कोई जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट है तो उसमें मैंने ज्यादा टाइम दे दिया और उसको ज्यादा अच्छे से कर लिया। पर टाइम मैनेजमेंट तो ये आपको देखना पड़ेगा, जो बेस्ड ऑन कि आप कितना कर सकते हो एक दिन में। क्योंकि एंड में तो जो अगर मैं अपना पर्सनल कहूँ तो आई वॉज एबल टू रिवाइज द कंप्लीट सिलेबस इन अ डे। तो वो आपको देखना कि आप कितना कर पाओ, उस पर डिपेंड होगा कि आपको कितने आपको टाइम अलॉट करना है कितना चीजों के लिए। तो एक चीज और मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ राधिका, कि आप ऐसा कर सकते हो, देखो ट्रांजिशन है, डिफिकल्ट है तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम डेली टेस्ट को रिवाइज करें, डेली सारी चीजें रिवाइज करें, है ना। तो जैसे आपकी सपोज फॉर एग्जांपल ताकि लास्ट में वो ना है, पैनिक हम ना करें, टेस्ट को लेके पैनिक क्रिएट नहीं करना हम लोगों को ना। मेरा मेन मोटिव ये है कि एक टेस्ट एक पहले से ही जब बता दिया जाता है टेस्ट है ना, वो पहले से दिमाग में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो हमें वो पैनिक क्रिएट अपने आप से भी नहीं करना कि एडिशनल पैनिक क्रिएट कर रहे हैं एक दिन पहले पढ़ के। तो वो एक पैसेज चलेगा, एक हफ्ता भर चलेगा, हफ्ता भर आप 2-2 घंटे जो है टेस्ट को रिवाइज करने के लिए दे दिए, और हाफ एन आवर आपका जो न्यू चैप्टर चल रहा है आप उसको रिवाइज कर ले। तो न्यू चैप्टर को थोड़ा सा हाफ एन आवर कर लिया, इतना कि क्लास में जो मैम पढ़ा है उसको मैं रिलेट कर सकूं पुरानी चीज से, बाकी सारा टाइम आपने टेस्ट की प्रिपरेशन में जो है दे दिया, है ना। समथिंग लाइक दैट वी कैन डू, राइट। चलिए लेट्स कम टू अक्षत। अक्षत कुछ पूछना चाहता है? आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारी चीजें होंगी जो तू पूछना चाहेगा। यस मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे टेस्ट होता है तो टेस्ट को रिवाइज करने से पहले हम लोग जैसे पूरी थ्योरी दोबारा रिवाइज करें, या फिर उसके साथ साथ हम जो पिछले जितने हमने टेस्ट किया वो भी रिवाइज करें, या क्वेश्चंस वगैरह जैसे? उसके लिए तो जैसा अगर टेस्ट है कोई पर्टिकुलर, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे आपको आपका कल टेस्ट है और आपको लास्ट डे पढ़ना है, तो सिर्फ मेरे हिसाब से थ्योरी इनफ रहेगी, क्योंकि आप एक दिन में इतनी चीजें कर नहीं पाओगे। जैसे मैं पहले भी कहा था, आपको 3 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे साथ में, तो अगर आपको जैसे 4 आवर भी मिल गए तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सिर्फ थ्योरी करनी चाहिए लास्ट डे के लिए, नॉट कि आपको न्यूमेरिकल, वो आपको पहले से करके रखने हैं। वो पहले से करके रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे न्यूमेरिकल बहुत टाइम पहले किया था, तो वो तो मतलब इतने टाइम में हम भूल जाते हैं कि क्या क्या किया था, एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो याद नहीं रहते। तो लास्ट में मतलब हाँ, अगर आपका
जैसे कि आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर को 2-3 महीने हो गए और अब वो आउट ऑफ टच हो गया काफी, फिर आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपको थ्योरी पढ़ाई गई होगी तो उसमें एसोसिएटेड न्यूमेरिकल करा देते हैं या फिर कोई एग्जाम्पल दे दिया। पर मैं अभी भी यही कहूंगा कि थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फॉर्मूले रिवाइज कर लो और एक बेसिक आइडिया ले लो। या तो हर जो भी टॉपिक में से न्यूमेरिकल क्रिएट हो सकता है, आप उसका एक ही प्रैक्टिस कर लो, पर इससे ज्यादा मत करना, क्योंकि थ्योरी पे ज्यादा टाइम डिवोट करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थ्योरी से आपके थ्योरी के क्वेश्चन भी हो जाएंगे और थ्योरी से आप एक तरह से न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। पर अगर आप न्यूमेरिकल पे ज्यादा एम्फेसिस करोगे तो वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस, वो जो जैसे जेई एडवांस है स्पेसिफिकली, उसमें वो बहुत मेजर हो जाता है थ्योरी बेस्ड रादर देन न्यूमेरिकल सेक्शन। इसलिए थ्योरी पे कमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और जैसे आपने पढ़ने का बताया था, तो उसमें एक दिन में अगर मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इफेक्टिव हमारे पास अगर ट्यूशन वगैरह और स्कूलिंग वगैरह हटा दें, सोना वगैरह हटा दें, तो मतलब जैसे 12 घंटे ही होते हैं पढ़ने के लिए। उसमें ट्यूशन का टाइम अगर हम हटाएं तो लगभग जैसे 4 आवर्स की ट्यूशन वगैरह हटाएं, उसके बाद बचे हुए टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें? मतलब कि जैसे असाइनमेंट्स वगैरह भी मिलते हैं, तो असाइनमेंट्स के साथ करें या फिर सिर्फ थ्योरी रिवाइज करें पुरानी वाली? सी जो जैसे आपके 5 डेज अ वीक होगा ये वाला, कि जिसमें आपका स्कूल भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, 2 दिन तो आपका ऑफ ही रहता है। तो जो स्कूल वाला डे है उसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना पुराना रिवाइज मत करना। जो 5 दिन है ना, वो आप करंट चलो। जो भी जैसे आपको कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा मान लो फिजिक्स में, तो आप सिर्फ वही चैप्टर कर लो करंट में। पर तो जब वीकेंड आएगा तो वीकेंड में आपका जो स्कूल वाला टाइम बच रहा है 6 घंटे का, तो उसमें आप पुरानी चीजें करो। ताकि जब मैं करता था, जैसे एक पूरा वीक है मेरे पे, तो जैसे 5 दिन मैंने ये सब पढ़ लिया जो भी चल रहा है, पर साथ साथ रिवाइज करता गया जो भी चैप्टर या फिर टॉपिक चल रहा है। और जो एंड में 2 दिन हुई तो उसमें कोई भी जैसे पुराना टॉपिक कर लिया। जैसे अगर मैं मैग्नेटिज्म कर रहा हूँ मान लो फिजिक्स में, तो वीकेंड में मैंने एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया। पर वीकडेज में नहीं करना चाहिए वो, तब करंट करो। जो ऐसा मत करना कि आप करंट भी छोड़ दो पुराने के चक्कर में, तो वो 2 तरफा वो हो जाता है कुछ। अच्छा, मतलब सैटरडे संडे को जो जैसे मैं 12th में हूँ तो 12th के पुराने टॉपिक्स के साथ साथ 11th का भी पुराना टॉपिक रिवाइज करूँ? हाँ, जो भी आपको जैसे जैसे अगर आपको कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छे से आता है तो आप उसे छोड़ के, आप जैसे रोटेशन आपको नहीं आता होगा तो आप रोटेशन करो, वो तो आप डिसाइड कर लो। पर वीकेंड्स पे ही रखना वो वाली चीज तो। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट एनीबॉडी देवांशी wants to ask something? No, ma'am, all my doubts have been resolved. Very nice. Ananya, Anya? यस मैम। भैया, आपने कंपटीशन की प्रिपरेशन के साथ साथ आईएससी कैसे मैनेज किया? कंपटीशन के जैसे मैंने पहले भी बोला, बोर्ड एसजे का ही है ना यार? यस मैम। आईएससी का ना? हाँ, शी इज फ्रॉम योर स्कूल ओनली। हाँ, मैं एसजे का ही हूँ। एसजे। हाँ, तो सी मैंने ये आपको पहले भी बोला कि जैसे जो जेई या जो भी आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो जो बोर्ड है वो एज एन सबसेट चल रहा है आपका। तो जितना आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, आपके साथ में आपका बोर्ड चल ही रहा है। तो जो मैंने कहा था, जैसे जनवरी का मेरा जेई मेन हो गया था, तो उसके बाद मैं थोड़ा बोर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया था। ये नहीं कि तब मैंने जेई मेन की तैयारी या नीट की तैयारी बंद कर दी। तो उससे भी आप या तो ऐसे कर लो कि जैसे वीक में जैसा आप पहले सिर्फ जेई पढ़ रहे थे और बोर्ड बहुत कम कर रहे थे, अब बोर्ड ज्यादा कर देना और जेई कम कर देना। आखिरी का जो जनवरी और फेब का फेज आएगा। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, सिर्फ प्रैक्टिस पेपर करने की जरूरत है उस समय, और इंग्लिश को स्पेशली ध्यान देने का। भैया, यही है। नूतन भी करी थी? नूतन, हाँ नूतन करी थी मैंने। नूतन एक्चुअली मैं क्या करता था, जैसे स्कूल में आपको जो भी पढ़ा रहे होगे गुरचरण सर, तो वो भी कराते होगे। तो आप जैसे ना जो स्कूल का होमवर्क है, अगर आपको वो जैसे आपको काम देते हैं वो नहीं, तो आप एक बार ये ट्राई कर लो। जैसे आप स्कूल के साथ चल रहे हो, तो स्कूल में अगर आप जैसे स्कूल का काम कर रहे हो, तो ट्राई कर लो कि आप उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स कर लो, थोड़ा
तेज काम करके, क्योंकि नूतन करने का अगर आपका टाइम बच रहा है तो कर लेना, पर मैं इतना उसे रेकमेंड करूंगा नहीं। जो आपको ट्यूशन टीचर प्रोवाइड करेंगे, और नूतन से बेटर आप एनसीईआरटी वगैरह कर लेना, क्योंकि बोर्ड में नूतन इतना कोई मेजर रोल प्ले नहीं करने वाली। और अगर आप NCERT एनसीईआरटी करने से ये है बेस कि करोगे नीट का तब भी प्रिपरेशन जो है वो भी हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो पढ़नी हाँ पड़ेगी तुम्हें नीट के लिए एटलीस्ट, है ना। हाँ एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। तो ये मतलब आईएससी के बच्चों के लिए ये आईएससी बोर्ड इम्पोर्टेंट में है भी कि अगर आप उन्हें एनसीईआरटी एनसीईआरटी करनी है। बेस, हाँ आदित्य, हाँ मैम, है ना, मतलब सारे आईएससी कि के बच्चों को आईएससी बोर्ड एनसीईआरटी में भी करनी जैसे, पड़ेगी एक बार। हाँ आईएससी बोर्ड में भी अगर आप एनसीईआरटी बेस लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको फुल मार्क्स अवार्ड होते हैं। मैम मेरे को भी एक डाउट था, सिंस भैया इज फ्रॉम माय ओन स्कूल। मेरा बहुत एक टिपिकल क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्कूल मैनेजमेंट, हाउ टू बैलेंस एक्स्ट्रा करिकुलम विद स्टडीज, और इज इट कि सारा का सारा सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि 11th में वो फेज आता है ना, लास्ट इयर्स ऑफ स्कूल लाइफ, एंड 12th में पढ़ेंगे जोश से एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये सब अब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा भैया कि चल सकता है? या वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। जैसे अगर आप जेई की तैयारी करना चाह रहे हो, अगर आपको ये है कि आई एम ओके विद एनआईटीज एंड ऑल, तो ठीक है, यू कैन एंजॉय। बट मुझे था कि मुझे आईआईटी क्रैक करना ही है, तो मैंने वो चीज सैक्रिफाइस करी थी। एक्स्ट्रा करिकुलर 11th-12th में मैं 0 कर दिया था, और हाँ वो सैक्रिफाइस करना बहुत थोड़ा जरूरी है अगर आपको बहुत ऊपर की चीज चाहिए, तो क्योंकि हाँ, अगर आपके पास वो स्कूल अचीवमेंट ही नहीं होगी कि अगर आपने कोई आईआईटी या फिर एनआईटी अच्छा निकाला है, तो वो एंड में जो आपने स्कूल में भी मजे करोगे तो वो अच्छे नहीं लगने वाले हैं। वैसे मैं एक वो सजेशन काफी दूंगी अनन्या इस जरूरी है। चीज में, वो ये बात तो बिल्कुल सही है भैया, सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट सैक्रिफाइस तो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक्चुअल सैक्रिफाइस होगा नहीं, क्योंकि जब आप व्हेन यू गेट इनटू अ कॉलेज ना, तो तुम्हें कोई पढ़ाई, मतलब ठीक है पढ़ाई होगी, लेकिन देन देयर इज मोर ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर। आप कॉलेज में जाके जितना मर्जी एक्स्ट्रा करिकुलर करो, देयर सो मेनी सोसाइटीज यू कैन ज्वाइन मल्टीपल सोसाइटीज। तो वो जो एक चीज है ना जो हमें लगती है कि दिस इज लास्ट ईयर ऑफ माई स्कूल और शायद इसके बाद मजे नहीं होंगे, वो गलत है। उसके बाद मजे डबल ट्रिपल हो जाएंगे, बट दैट इज ओनली व्हेन यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। तो 1 साल का सैक्रिफाइस कैन गिव यू मजे फॉर 4-5 years एक्स्ट्रा करिकुलर में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप जब किसी कॉलेज में जाते हो, एक अच्छे कॉलेज में जाते हो, तो दे हार्डली सी योर एकेडमिक्स। कॉलेज में दे सी योर एक्स्ट्रा करिकुलर इन टोटलिटी, आपका एकेडमिक्स प्लस एक्स्ट्रा में आप कहाँ करो, तो वहाँ जी भर के एक्स्ट्रा कर सकते हो, जितना करना चाहो, मतलब उससे डबल ट्रिपल मौका मिलेगा। तुम थक जाओगे कर करके, तुम्हें इतना मौका मिलेगा, ये सच बात है, ये फैक्ट है। और आदित्य अभी पहले कॉलेज में पहुंच जाए, फिर हम इससे लाइव एक्सपीरियंस ले लेंगे इस चीज का, ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू भैया। आज कुछ पूछना चाहती है? भैया मुझे एक चीज पूछनी थी कि फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कितना भी कर लूं नहीं समझ आ रहा, तो क्या उस चीज को रटना एडवाइजेबल है कि उसे रट लो, खत्म करो, क्योंकि वो नहीं हो रहा कितना भी कर लो उसको? सी वो डिपेंड करता है कि वो चैप्टर कौन सा है। सी एज इन अगर मैं कहूँ कि अगर वो चैप्टर आप अगर 12th में हो और आपने वो देखोगे सेमीकंडक्टर्स एंड जो लास्ट के 5 चैप्टर्स है, अगर आपको ठीक है, अगर वो आपको नहीं समझ आ रहे हैं, तो उसमें रटना काफी एडवाइजेबल है, क्योंकि उसमें ये है कि आपको क्वेश्चंस आएंगे। ऐसी केमिस्ट्री में जो लास्ट के चैप्टर्स है, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, अगर आपको थोड़ा कंसेप्चुअली नहीं समझ आ रहा तो मैं उसमें कहूंगा रटना चाहिए। पर अगर जैसे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो आपको ट्राई करते रहना है कि मैं उसमें कंसेप्चुअल अप्रोच चलाऊं, क्योंकि उसमें रटने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो वो डिपेंड करता है कि वो चैप्टर कौन सा है। वो कंसेप्चुअल साइड में तो उसको ट्राई करते रहने कि हम कंसेप्ट करते रहे, मल्टीपल टाइम करो, तो वो एक दिन टीचर से कंसल्ट करो ये चीज कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा, तो वो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा भी आपको करा देंगे, बट ट्राई करना है, और वो चैप्टर पे डिपेंड करता है कौन सा है। और एक चीज और, क्या जैसे आपने कहा कि नीट लेवल के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत रहेगी, तो जैसे मैं एचसीवी भी साथ कर रही हूँ, तो क्या ठीक है एचसीवी करना? और नीट? हाँ नीट के लिए नहीं
वो एज एन टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि एच वर्मा जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो सिर्फ जेई एडवांस, बल्कि कुछ क्वेश्चन तो जेई एडवांस में भी नहीं आने वाले उस लेवल के, इसलिए मेरे हिसाब से वो एडवाइजेबल नहीं है। वो तो सिर्फ जेई एडवांस के लिए एच वर्मा, वो तो एज एन नहीं। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी भेज देती हूँ। हाँ क्या? फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी ही बहुत है, मतलब उससे बाहर जाने की जरूरत हाँ नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आल्सो, नॉट ओनली एनसीईआरटी। ओके, थैंक यू भैया। Diya wants to ask something. हेलो। हाँ जी, Diya wants to ask something. नो मैम। Okay. Gunjan wants to ask something. नो मैम। Lavanya. यस मैम। हाँ जी। मैम जैसे अब फेस्टिव सीजन आ रहा है और इतने सारे गेस्ट्स और हम भी थोड़ा फ्री हो जाते हैं, तो आप उस टाइम पे कैसे मैनेज करते थे और रूटीन एज सच? सी जैसे फेस्टिवल्स, जैसे दिवाली भी थी मेरी लास्ट ईयर 12th में, तो ठीक है कि आप थोड़ी देर सेलिब्रेट कर लो, पर ट्राई करना कि उससे रिफ्रेन करो, क्योंकि ना उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा और 3-4 दिन का वो टाइम होता है, तो काफी वो हैवी टाइम है, लगभग आपकी 20 से 24 आवर्स की स्टडी वो हो सकती है उसमें। तो ट्राई करना है कि आप एक सेपरेट रूम में रहो, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही सेलिब्रेट ना करो, जैसे 2 आवर्स कर लिया, 3 आवर्स कर लिया, पर डोंट ओवर डू इट, कम रखना उसे और पढ़ाई में ज्यादा रखना, कि थोड़ा आपने सेपरेट रूम रख लिया ताकि आपका गेस्ट अगर आपको मिलना जरूरी है तो ठीक है, वो अलग बात है, पर ट्राई करना कि थोड़ा पढ़ाई में, क्योंकि एक फेस्टिवल मेरे हिसाब से सैक्रिफाइस करना सही है। ओके, थैंक यू। Lavanya. Navya wants to ask something. नो मैम। Pratik wants to ask. नहीं मैम, बस ये करना ही पड़ेगा। हाँ, कोई ऑप्शन तो है नहीं फिलहाल हमारे पास, हमें करना पड़ेगा। संकल्प wants to ask. नो मैम। सृष्टि. यस मैम। हाँ जी। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी हमें मतलब 11th हुआ और अभी 12th हो रहा है, तो अभी तक हमें सिर्फ पार्ट सिलेबस देने का एक्सपीरियंस है, हमने अभी तक कोई फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दिया। तो मतलब एज सच में अगर नीट की बात करूं तो नीट में अकेले बायोलॉजी में 38 चैप्टर्स हैं। तो जब हमारा जैसे मान लेते हैं फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट है, तो उसके लिए मैं कैसे इतना वास्ट सिलेबस एक साथ में रिवाइज करूं, तो उससे कैसे मैम करते हैं? वैसे मैं बताऊं, मैं सी इसमें तो ना आदित्य, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे एक चीज बतानी है सबको कि मैं बार बार कॉन्स्टेंटली मुझे ये चीज सुनने को मिल रही है कि सारे बच्चे इस चीज से बहुत परेशान हो रहे हैं कि बार बार हम इतना वास्ट सिलेबस कैसे पढ़ें। बेटा मैं एक अपनी ट्रिक बताती हूँ, मैं हमेशा क्या करती थी, जब भी कोई चीज पढ़ती थी ना, उसके जो पढ़ा आपने कुछ, आपको पता है कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड रिवाइज दोस शॉर्ट नोट्स फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन। जरूरी तो नहीं है कि सारी चीजें स्क्रैच से ही हमें पढ़ना है लास्ट टाइम पे, है आदित्य? यस मैम। राइट दिस है ना? हाँ मैम, शॉर्ट नोट्स तो मैं बने रहते हैं पूरा, क्योंकि अभी अक्षत ने भी यही चीज पूछी है, सृष्टि ने भी, और मे भी 1-2 बच्चों ने और भी ये चीज पूछी थी। तो मैं ये बता रही हूँ कि भाई आपके पास देखो, आपके पास बहुत सारी चीजें करने के लिए, और आप सारी चीजें A to Z शुरू से नहीं कर सकते, इसलिए जब भी एक चैप्टर का टेस्ट दो या 2 चैप्टर का टेस्ट दो, वो टेस्ट इतने अच्छे से दो कि उस टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए या जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसके की पॉइंट्स बना के ऑलरेडी पहले रख दिए, ताकि जब ये चैप्टर मुझे दोबारा रिवाइज करना हो, मैं थ्योरी के बाद सिर्फ पूरा टेस्ट के 50 सवाल ना रिवाइज करके ये 2-3 सवाल रिवाइज कर लूं, ताकि मेरा पूरा चीज जो है मुझे रिकैप हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज समथिंग वी ऑल हैव टू डू। अभी तक नहीं किया तो अब से करना शुरू करो, क्योंकि भाई अभी तो तुम एक टेस्ट दोगे 10 चैप्टर आएंगे, उसके बाद तो फाइनल तो जैसे 38 चैप्टर्स तो बायोलॉजी के ही हैं, वैसे मेरे ख्याल से 30 चैप्टर तो केमिस्ट्री के ही हैं, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हमारे पास, बहुत सारे सिलेबस। अगर हम चैप्टर वाइज गिनना पड़ेंगे ना, तो हम तो हाथ ही जोड़ लेंगे कि हमारे पास की तो कुछ है नहीं, इतना चैप्टर कौन पढ़ पाएगा, बट पीपल डू इट। तो आप टेस्ट से पहले सिर्फ अपनी थ्योरी रिवाइज करोगे, जैसे आदित्य बार बार फोकस कर रहे हैं इस चीज पे, आप थ्योरी रिवाइज करो और पुराने जो भी चैप्टर्स है उनके आपने एक बार जो पहले टेस्ट दिए उनके की नोट्स बना लो, सिर्फ उसी को पढ़ लो, और उतना मेरे ख्याल से बहुत रहेगा।
बाकी कुछ और ऐड करना है तो आदित्य बताएगा हमें। यस सफिशिएंट रहेगा इतना? हाँ मैम, एक चीज की मैम, मल्टीपल रिवीजन बहुत जरूरी है। मतलब की नोट से हाँ की सही है वह, पर मल्टीपल रिवीजन बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपके प्री बोर्ड सभी आएंगे, अगर आप जब 12th में आओगे तो उसमें तो फुल सिलेबस आएंगे, तो आप 1 मंथ या उससे पहले ना जेई के साथ थोड़ा थोड़ा रिवीजन करने लग जाओ, ताकि आपको एंड में इतनी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि लास्ट डे पे पूरा सिलेबस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक आपने बहुत ज्यादा मल्टीपल रिवीजन नहीं कर रखे हैं। अगर आप मल्टीपल रिवीजन करते जाओगे तो ऐसा रहेगा कि आपको थ्योरी आपकी फिंगर टिप पे आती रहेगी। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, ट्राई करो जितने हो जाए उतने करो। जब टाइम मिले खाली बैठे हो तुम बस रिवाइज ही करो, ताकि चीजें याद हो जाए हम लोगों को, है ना। लास्ट टाइम पे हम पैनिक ना करें कि अभी ये भी करना है, अभी ये भी बचा है, अभी ये भी बचा है सृष्टि? ओके, यस मैम। और कुछ? थैंक यू मैम, थैंक यू भैया। स्तुति कुछ पूछना चाहेगी? यस मैम। हाँ जी मैम, मुझे पूछना था, जैसे अभी हमारा 12th का खत्म हो गया है तो अब सब 11th का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा 12th एक बार मतलब एक ही बार हुआ है ना अभी, तो फिर से करना पड़ेगा। तो मुझे 11th के साथ 12th करना चाहिए कि अभी मैं 11th पे ही कंसंट्रेट करूँ और फिर बाद में जब बोर्ड आएंगे फिर 12th करूँ? हाँ मेरे हिसाब से तो यही करना चाहिए, क्योंकि आप अगर जेई के एस्पिरेंट हो तो जनवरी अटेम्प्ट और पास है, तो मेरे हिसाब से भी पहले 11th करो। अच्छा नीट के लिए? हाँ फिर अगर आप नीट के लो तो आपके पास मई तक का टाइम है। फिर आप बोर्ड के लिए आप करते जाओ थोड़ा थोड़ा। जैसे अगर आप 8 आवर्स अगर दे रहे हो तो 6 आवर्स आप वो दे दो 11th को, और 2 आवर्स आप उसको दे दो 12th को। पर फिर आप ये मत करना, क्योंकि जेई का तो अलग वो है कि जनवरी में पेपर है, पर आपका बहुत लेट है, इसलिए आप। और भैया जैसे आपने बोला कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इनफ है उसके लिए, फिजिक्स के लिए, तो मतलब उसमें क्या ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं? अराउंड कितने होते हैं एक चैप्टर में? हाँ उसमें काफी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे 150 अराउंड कुछ रहते हैं। जैसे वो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, उसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन होता है, जो भी थ्योरी होती है एनसीईआरटी में, वो काफी हेल्पफुल रहती है। तो भैया जैसे मैंने डीसी पांडे ली थी तो फिर उसमें से 300 क्वेश्चन थे, तो मेरा ना मैं एक चैप्टर करती थी तो 300 लगाने में मेरा और सारे चैप्टर लैग हो जाते हैं फिजिक्स के, तो हो नहीं पाते वो उतने। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाऊंगी तो वो क्या हो जाएंगे? वो ना आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा टॉपिक कितना अच्छा आता है। पर मैं पर्सनली नहीं कहूंगा कि इतने क्वेश्चंस करने की वर्थ है। 50 से 60 70 इतने मैक्सिमम होते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। क्योंकि एंड में क्या होगा कि अगर आपने 300 क्वेश्चंस कर भी लिए और अगर आप हर चैप्टर में से करते रहोगे तो एंड में आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, तो वो फ्रूटफुल नहीं है। पर जैसे अगर आपने 50 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए कि ये मैं करना है, उसमें से अगर आपने 20 भी मार्क कर लिए मुझे बाद में देखना, तो फिर भी अचीवेबल है 20 देखना, रादर देन 100 और 150 फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक। थैंक यू भैया, थैंक यू मैम। तो और किसी को और कुछ पूछना है? Yes, ma'am. हाँ जी, yes दिव्या। Ma'am, I wanted to ask any supplementary book for maths other than R.D. Sharma and NCERT. For math, for JEE Advanced or Mains, JEE Advanced. there's a book A.D. Gupta, A. Das Gupta. Have you heard of it? Yes, I have heard of it. Sir Brijesh suggested me that book. अच्छा, आप रोहिला सर पे हो? Yes. हाँ, तो A.D. गुप्ता काफी इम्पोर्टेंट है, उसको कर लो। ठीक है। JEE I'm Advanced ready लो to कंप्लीट। start like A.D. Gupta. मतलब कब स्टार्ट करनी है? जैसे कब स्टार्ट करनी है? आफ्टर जनवरी अटैक। ओके, मैं जनवरी से आपको मई तक 5 महीने तब। ठीक है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है। लेकिन बिफोर आई वाइंड अप, apart from Aditya Jain, there is one more person who is associated with us today live, and that is my father, Mr. Sudhir Kumar Arora. मैं अपने बारे में तो बार बार बताती ही रहती हूँ, बट नाउ आई वांट हिम कि वो एज अ पेरेंट उन्होंने मुझे नर्चर करा है। वो मुझे देखते थे कि मैं कितना पढ़ती थी और मैंने कैसे कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव करा, तो वो अब आप लोगों को बताएंगे कि सीरियसली जो मतलब मैं आज हूँ और जो मैं सब बताती हूँ,
तुम लोगों को मोटिवेट करती हूँ, उस सब के पीछे उनका हाथ है। तो वो कितना रियलिटी में हमने ये सब चीज़ें करी हैं। तो आज मैं उन्हीं को बोलना चाहूँगी कि वो आप लोगों को एग्जैक्टली बताएं कि उन्हें कैसा लगता है। थैंक यू भावना बेटा, और आदित्य कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। पापा जी आप बताओ बच्चों को कि मैं कितना पढ़ती थी और कैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है पढ़ने में, और आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। कि भाई बच्चों को पापा जी थोड़ी सी आवाज क्रैक कर रही है। एंड आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, और आदित्य भी, कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छी मैडम के साथ हो। ये मैडम आपको थैंक है कि जब और जब आपको उनकी जरूरत होती है वो आपके साथ होता है। तो ये मैंने भावना में देखा है, और भावना आप लोगों के साथ मेहनत कर रही है, और आप सारे बच्चे इनके साथ मेहनत कर रहे हैं। गॉड ब्लेस ऑल द स्टूडेंट्स। एंड और जो बच्चे आगे रैंक लेके आएंगे, मेरे ख्याल से आदित्य से भी अच्छा रैंक लेके आएंगे, बिकॉज एक स्टार्टिंग है ये। और उससे क्या है कि अगर अच्छे अच्छे बच्चे अच्छा रैंक लेके आएंगे, सबका अपना अपना एक कैरियर बनेगा, और सबकी फैमिली अपने में बहुत हैप्पी रहेगी कि भाई हमने एक अच्छे इंस्टीट्यूट में। उड़ान का मतलब आप सभी समझते ही हैं, वो नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है कि हम सबको उड़ना है अपने एक लेवल तक, और लेवल सबको आपने अपना अपना डिसाइड करना है। जैसे आदित्य भी कह रहे थे कि भाई आपको जो चीज अच्छी लगती है आप उस पर ज्यादा फोकस करें। फेस्टिवल हैं, ये सारी चीजें आती रहती हैं, आप लोग करेंगे, इन सब में जाना भी है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जो आज के टाइम में जो शुरू में मैं सुन रहा था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई आजकल वर्चुअली ज्यादा कुछ हो रहा है, और वर्चुअली ज्यादा होने का एक रीजन भी है, क्योंकि सबको सेफ्टी चाहिए और हर बच्चे को अपनी एक लाइफ में आगे बढ़ने का एक वो चाहिए। तो वर्चुअली भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यू नॉर्मल है। ये नॉर्मल लाइफ तो हम सब ने जी है अभी तक, ये न्यू नॉर्मल है, क्योंकि अब ये लाइफ के अंदर रहेगा हमारे। 1 साल रहे, 2 साल रहे, 4 साल रहे, और हो सकता है तब तक हम लोगों को एक हैबिट पड़ जाएगी कि हम वर्चुअली पढ़ेंगे, वर्चुअली और डिजिटली हम लोग आपस में संपर्क में रहेंगे। जैसे आज मैं अराउंड सब लोगों से बात कर रहा हूँ, तो एक बहुत अच्छा मतलब एहसास भी हो रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल हो गया कि मैं आपके क्लास में आके बातें करूँ, ऐसे इतने डिस्टेंस से हूँ और यहाँ बैठे मैं बातें कर रहा हूँ। देखो कितना अच्छा वो हो रहा है। तो ये चीजें रहेंगी लाइफ के अंदर, लेकिन एक लिमिट तक हम लोग इन चीजों को करें, और अपना टाइम मैक्सिमम स्टडी पर ही, वर्चुअली भी है तो अपना स्टडी पर ज्यादा फोकस करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीजों में तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं बहुत कम रहता था फेसबुक पे, लेकिन अब रहता हूँ ना, तो अब एक आदत सी पड़ गई है कि फेसबुक खोले बिना मैं रह नहीं पाता, और मेरे को बाद में लगता है यार मेरा टाइम बहुत खराब हो गया यार। इट इज नथिंग, कभी क्या देख लिया, कभी क्या देख लिया, कभी क्या देख लिया, बट मेरे को फील उसलिए नहीं होता क्योंकि मैं अभी एक लेवल पर हूँ। लेकिन आपके लिए ये टाइम बहुत वैल्यू रहेगा कि अगर आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे फेसबुक पर, और हाँ क्वालिटी चीजों पे करो, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं सबके लिए, और हम सबके लिए एक बहुत अच्छा ये रहेगा कि अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें। यही मेरी एक वो है कि आप बच्चे खूब उड़ते रहें, उड़ान भरते रहें, और मैडम आपको सपोर्ट करती रहे। थैंक यू भावना बेटा, कीप इट अप। थैंक यू पापा जी। Thank you Aditya Jain, thank you so much, you have given such a valuable time to us and to my students. I hope कि वो तुम लोगों से तुझसे बहुत इंस्पायर हो, बहुत सीखे, और तूने भी बहुत अच्छे समझाया उसे, एंड आई होप सबको अच्छा लगा, सबको एंजॉय किया। अगली बार हम मिलेंगे अपने नीट के स्कोरर से इसी सेमिनार पे, और आई होप कि नीट के बच्चों की वैसे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं,
बट और भी कुछ होंगी तो वो भी आगे हम लोग सॉर्ट करते रहेंगे। बाकी आदित्य जैन ने बहुत अच्छी अचीवमेंट है। आदित्य को अभी कॉलेज आई सपोज मिल गया आदित्य, या अभी चल रहा है प्रोसेस? मैम मतलब मल्टीपल ऑप्शंस है पर अभी वही डिसाइड नहीं हुआ अब देखो ये तक। टाइम कितना अच्छा होता है ना, अभी तो हम लोग इस स्टेज पर हैं कि हमें पता नहीं हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, बट जब हमें रैंक मिल जाती है तो हमारे पास इतने ऑप्शंस होते हैं, फिर हमें चूज करने को मिलता है, देन वी आर द बॉस कि हमें चूज करना है कि हमें कौन सा कॉलेज चाहिए। तो वो सारा फेज आप लोगों की लाइफ में आएगा, बट उस फेज को पाने के लिए बेटा एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट हमें आज अभी इसी वक्त देनी पड़ेगी, और उस कॉस्ट जब तक हम वो स्पेंड नहीं करेंगे तब तक हमें वो चीज़ मिल भी नहीं सकती। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बट साइमल्टेनियसली इट्स नॉट दैट ईजी कि हम एकदम कैजुअल बैठ के सक्सेसफुल हो जाएं। सक्सेस एक पाथ है जिसपे बहुत हर्डल्स होते हैं, बट हमें चढ़ना है तो फिर चढ़ना है, फिर उसके आगे कुछ नहीं। एंड जैसे आप लोगों के सामने आदित्य है, वो लाइव एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि भाई कुछ करना है तो फिर करना है। उसको करना था IIT, उसने किया। आप लोगों को भी अगर कुछ करना है तो आप ज़रूर करेंगे, बट वो लेवल ऑफ डेडिकेशन और सिंसेरिटी आप में है, बट उसे मेंटेन रखिए प्लीज़। तो आई होप इट वॉज अ गुड सेमिनार। आई विल कैच यू गाइज अनदर टाइम, राइट? चलें फिर। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय। Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.